हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही है, दैट इज मेटल कटिंग। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेटल कटिंग के हमारे कई लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और जिसमें हमने देखा था, है ना। मैं खीरे का एग्जाम्पल हमेशा आपको देके समझाता हूं। जब मेटल कटिंग की बात करता हूं तो मैं आपको बोलता हूं कि भाई आपके पास एक खीरा है और एक चाकू है, और चाकू से जब आप खीरे को छीलते हो तो एक छिलका उतरता है। तो वहां यहां पर जो मेटल कटिंग की हम बात करते हैं तो खीरा क्या है, यहाँ पे वर्कपीस है, नाइफ क्या है, कटिंग टूल, और जो छिलका है यहाँ पर जो चिप्स फॉर्म होती हैं जब मेटल कटता है, चिप्स के फॉर्म में मेटल रिमूव होता है। तो जब हम मेटल को काटते हैं तो वहां पर कौन कौन सी वेलोसिटीज होती हैं, जैसे चिप वेलोसिटी, शेयर वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी, है ना। तो ये चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, है ना। वेलोसिटीज में क्या रिलेशन होता है शेयर एंगल के साथ, रेक एंगल के साथ। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व करे थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्योंकि जब हम मेटल को काटते हैं तो वहां पर बहुत सारे फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उन फोर्सेस को हम कैसे कैलकुलेट करें, क्या मेथड है हमारे पास। तो फोर्सेस को एनालिसिस करने के लिए, मेटल कटिंग को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास होता है एक मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम, है ना। तो मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम की बात करेंगे। इसकी हेल्प से हम फोर्सेस को एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, मेटल को काटते समय उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और मैं अगर बात करूं कि मेटल कटिंग की जो यूनिट हमारी चल रही है कि न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं बता देता हूं कि एकेटीयू एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आज का जो लेक्चर है यहाँ पे जो फोर्सेस है, ये सिलेबस में मेंशन भी है। तो फोर्सेस का जो फोर्स एनालिसिस का जो टॉपिक है, यहां से जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, दोज न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एकेटीयू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूं क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, पूरा मैथमेटिकल होगा, पूरा न्यूमेरिकल बेस हमारा लेक्चर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से तब समझ में आएंगे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख रखे होंगे, ठीक है ना। उसी में हम कंटिन्यूएशन में आगे चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकेटीयू के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए हुए हैं इस टॉपिक से, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, आप खुद से सॉल्व करिएगा उनको, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे यहां पर हम लोग पूरा आपको मैथमेटिकल एनालिसिस दिखाई देगा। इसलिए मैं आपको बार बार ये बोलता हूं, बार बार मैं आपको बोलता हूं कि सभी लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में देखें। लेक्चर 1 2 3 4, ऐसा नहीं कि पहला लेक्चर देख लिया फिर 2 छोड़ दिए फिर फोर्थ लेक्चर देख लिया, इस तरह से आपको नहीं करना है। चलिए एनालिसिस ऑफ फोर्स, एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग, तो जब मेटल कटता है तीन चीजें होती हैं आपके पास। एक होता है आपके पास वर्क पीस, ठीक है। इस वर्क पीस को आप काटते हो किसके हेल्प से, टूल की हेल्प से काटते हो। अरे यस और नो, कई बार हम इस टाइप का डायग्राम बना चुके हैं। तो यहां पर एक कटिंग टूल बना देते हैं, दिस इज द कटिंग टूल। बोलो यस और नो, क्योंकि आपको याद आ जाएगा कि हम अब तक जो है क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो दिस इज योर टूल, दिस इज द कटिंग टूल। ये कटिंग टूल हो गया, ये वर्क पीस हो गया। और तीसरी चीज क्या होती है यहाँ पर, तीसरी चीज होती है आपके पास, जब हम जैसे चाकू से हम छीलते हैं खीरे को तो एक छिलका उतरता है। तो यहां पर जब कटिंग टूल से वर्कपीस को काटते हैं तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, एक चिप जो है वो फॉर्म होती है, चिप प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज द चिप, ये होगी चिप। तो ये चिप है, ये वर्कपीस है और ये कटिंग टूल है ना। हम हर बार इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अलग अलग चीजें, अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिएगा, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आज फोर्स एनालिसिस की। किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स एनालिसिस की। तो आप देख सकते हैं ये जो चिप है, चिप जो है, ये जो आपका ये टूल है, तो टूल का ये रैक सरफेस है। इस रैक सरफेस से जो चिप है वो आगे की तरफ मूव करती है, चिप फ्लो होती रहती है। तो यहां पर एक फोर्स लगेगा, देखो यहां पर लिखा हुआ है एन का मतलब है नॉर्मल फोर्स, एफ का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स है, और एफ का मतलब क्या है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स है। एक बात बताना मुझे, जब ये चिप जो है रैक सरफेस से कांटेक्ट में चल रही होगी इस तरह से, ये चिप ऊपर की तरफ चलेगी, तो क्या यहां पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यस और नो। अरे यस और नो, यहां पर रिलेटिव मोशन है कि नहीं है, यहां पर एक रिलेटिव मोशन है चिप और वर्क इसके टूल के बीच में। तो यहां पर एक शेयर फोर्स तो आएगा बेटा, यहां पर क्या आएगा, एक शेयर फोर्स आएगा। यहां पे एक शेयर फोर्स आएगा इस तरह से, बोलो यस और नो। तो यहां पर जो एफ है इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो एफ, बहुत ध्यान से समझते जाओ। आप लेक्चर के एंड में जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बट ध्यान से समझते जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस लेक्चर आपने देख रखे हैं। तो यहां पर एक एफ लिखा हुआ है, कैपिटल एफ का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स, बोले तो शियर फोर्स ऑन द रैक सरफेस। अरे यही तो रैक सरफेस होता है टूल का।
अरे ये टूल का क्या होता है, रेक सरफेस होता है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स, एफ से हम लिखेंगे इसको। अब इस फोर्स के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है बेटा, इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है जिसको हम लिखेंगे एन से। तो यहां पर लिखा हुआ है एन का मतलब है नॉर्मल फोर्स और एफ का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बोले तो शियर फोर्स ऑन द रैक सरफेस। एक एक चीज को बहुत ध्यान समझते जाओ, न्यूमेरिकल आपको आसान लगेंगे। अगर आप ये दो स्लाइड मेरी समझ गए तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो यहां पर आपको मैंने क्या बताया बेटा, ये हो जाएगा शियर फोर्स, ये हो जाएगा इसका नॉर्मल फोर्स, और इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा आर। आर जो है एन और एफ का क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं यहां पे और क्या कहानी लिखी हुई है। लिखा हुआ है यहां पर कि T अपॉन ए बी जो है, T अपॉन ए बी जो है वो साइन फाई के बराबर है। तो यहां से हमको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा ये बताओ, अगर आपको ये क्वेश्चन में बता दूं कि कहां से आई है, T अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन फाई, तो यहां से मेरे को ए बी कितना मिल जाएगा, ए बी कितना मिल जाएगा मेरे को यहां से, दैट इज इक्वल टू टी अपॉन साइन फाई। अरे यहां से ए बी टी अपॉन साइन फाई हो जाएगा। तो मतलब ए बी क्या है आपका, लेंथ ऑफ द शियर प्लेन, लेंथ ऑफ द शियर प्लेन। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये टी अपॉन ए बी इक्वल टू साइन फाई का क्या मतलब है। देखो मेटल कहां पे कटता है बेटा, मेटल यहां पे कटता है शियर प्लेन के अलोंग, तो ये होता है आपका शियर प्लेन। अरे यस और नो, कई बार पहले बता चुके हैं इसको, ये है आपका शियर प्लेन। ये भी ध्यान होगा आपको बेटा कि ये जो एंगल बनता है, दिस इज द एंगल जिसको हम बोलते हैं शियर एंगल। फाई क्या होता है, शेयर एंगल होता है। और ये जो अनकट थिकनेस होती है, क्या इस थिकनेस को हम टी लिखते हैं, बिल्कुल याद आ गया होगा आपको। टी क्या है यहाँ पे बेटा, ये चिप इसकी जो अनकट थिकनेस है टी। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये जो आपका शियर प्लेन है, ये एक तरह से इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो ए बी क्या, लेंथ ऑफ द शियर प्लेन। अरे ये शियर प्लेन है ना, ए से बी तक क्या है, शियर प्लेन है, तो ए बी जो है वो शियर प्लेन की लेंथ हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ आ रही है। ये एंगल बेटा कितना है, फाई है, और ये थिकनेस कितनी है, दैट इज टी। तो यहां पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यस और नो। ये देखो, ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोल दो पॉइंट सी, ए बी सी, आपको मिल गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप साइन कितना होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, दैट इज साइन फाई। साइन फाई कितना होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज टी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ए बी। तो यहां से आपको ए बी कितना मिल जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू टी अपॉन साइन फाई। तो वही चीज तो यहां पर लिखी हुई है कि साइन फाई कितना होगा, टी अपॉन ए बी। अरे यस और नो, साइन फाई इज इक्वल टू टी अपॉन ए बी। तो यहां से आपको ए बी मिल जाएगा टी अपॉन साइन फाई। तो ए बी क्या है बेटा यहां पर, लेंथ ऑफ द शियर प्लेन। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। एक एक चीज बताऊंगा आपको बेसिक से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नाउ अब मुझे इसका जो ए बी है, ये जो आपका डेप्थ ऑफ कट है ना, ये जो टी है डेप्थ ऑफ कट होगी एक तरह से, तो इसकी कुछ गहराई भी तो होगी, यानी कि विड्थ भी तो होगी इसकी वर्कपीस की। बोलो यस और नो। अरे वर्कपीस कुछ इस टाइप का होगा ना, लाइक दिस। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये तो हो गया इसका शियर प्लेन की लेंथ, है ना। अब ये जो इसकी गहराई है, ये इसकी चौड़ाई है ना, ये दिस वन विड्थ। तो ये जो विड्थ है उसको हम मान लेते हैं बी है। कितनी विड्थ है इसकी, बी जो है विड्थ है, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया हमने बी क्या है इसकी, विड्थ ऑफ कट है। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या आप लोग, भाई आपको ये पता है और इसकी चौड़ाई भी पता है आपको। ये क्या है आपका, दिस इज ए बी। अरे यस और नो। तो क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं बेटा, इसका एरिया किसका, ए एस लिखा मैंने यहां पर, ए एस क्या है, ये जो कट लगा है यहां पे, इसका एरिया है, कितना होगा, दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू वॉट, ए बी तो ये हो गया, और इंटू बी। बी क्या है इसकी, विड्थ ऑफ कट। यहां पर लिख दिया मैंने, यहां पर लिख दिया ए एस जो है वो एरिया ऑफ द शियर प्लेन है। अरे शियर प्लेन की लेंथ कितनी थी, ए बी। अब इस शियर प्लेन का एरिया कितना आएगा, ए बी इंटू बी, और बी क्या है इसकी चौड़ाई है। तो यहां पर लिख दिया हमने, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया कितना आएगा, एरिया आ जाएगा बेटा आपका ए बी इंटू बी। और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू तो निकाल रखी है टी अपॉन साइन फाई। तो ये हो जाएगा आपका टी अपॉन साइन फाई इंटू वॉट, बी। तो बी टी अपॉन साइन फाई हो जाएगा। अरे यस और नो। अरे याद देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, इधर तो देखो, इधर तो देखो। ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, टी अपॉन साइन फाई। इसमें ए बी में मल्टीप्लाई करो बी की, तो कितना हो जाएगा, बी टी अपॉन साइन फाई। तो ये आ गया आपका एरिया, एरिया ऑफ द शियर प्लेन, एरिया ऑफ द शियर प्लेन। अरे यहीं से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा।
मैं कह रहा हूं अगर आप केवल थ्योरी पर डिपेंड हो तो कोई फायदा नहीं लेक्चर देखने का। लेक्चर को समझना है तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो फिर गेट का क्वेश्चन हो, चाहे वो ईएससी का क्वेश्चन हो, फिर कोई क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं, और ये बात आपको समझ आ गई होगी कि बेटा ए बी इक्वल टू टी अपॉन साइन फाइव, है ना। एरिया अगर निकालना होगा तो बी टी अपॉन साइन फाइव। मैं अगला जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेस सबको पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अरे पता है कि नहीं, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं बोलूं कि शेयर प्लेन पे स्ट्रेस कितनी है, स्ट्रेस हो जाएगी एफ अपॉन ए। जब मैं बोलूं कि शेयर प्लेन पे फोर्स कितना है, तो एफ हो जाएगा आपका स्ट्रेस इनटू एरिया। अरे बोलो यस और नो। तो नेक्स्ट लाइन में वही लिखा हुआ है। तो शियर फोर्स ऑन द शियर प्लेन एफ एस। अभी तो हमने क्या निकाला बेटा, अभी तो हमने एरिया निकाला है ना। अरे शियर प्लेन का एरिया निकाल लिया तो क्या हम शियर फोर्स निकाल सकते हैं? वही तो मैं आपको बता रहा था। स्ट्रेस कितना होगा, अरे फोर्स कितना होता है बेटा, फोर्स होता है आपका, अरे बेटा फोर्स होता है आपका स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो मेरे को यहां पर शियर फोर्स पता करना है, तो शियर फोर्स कितना हो जाएगा, शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ एस इनटू एरिया एस। अरे यार शियर प्लेन पे जो स्ट्रेस होगी, शियर स्ट्रेस होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी होगी, यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस भी होगी। तो शियर स्ट्रेस कितनी है, टाउ एस। अरे टाउ से शियर स्ट्रेस को लिखते हैं, सिग्मा से हम नॉर्मल स्ट्रेस को लिखते हैं। सब पढ़ते हो, सब पढ़ रखा कई बार आपने। तो एफ एस कितना हो गया आपका, टाउ एस इंटू ए एस। तो ये वही चीज यहां पर लिखी गई है। तो शियर फोर्स ऑन द शियर प्लेन एफ एस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू टाउ एस इंटू ए एस। अब टाउ एस शियर स्ट्रेस है शियर प्लेन पे, बोलो यस और नो। और एरिया कितना है आपका, एरिया यहां से रख दो आप बीटी अपॉन साइन फाइव। तो देखो टाउ एस यहां पे लिखा, ए एस की वैल्यू बीटी अपॉन साइन फाइव। बहुत सिंप्लीफाई करके नोट्स दे रहा हूं आपको, एकदम क्रीम है ये। ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पे कि नॉर्मल फोर्स की अगर हमें जरूरत पड़ जाए, तो ये तो शियर फोर्स हो गया। तो नॉर्मल फोर्स ऑन द शियर प्लेन इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है, सिग्मा एस। शियर प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है, सिग्मा एस। और एरिया कितना है, बीटी अपॉन साइन फाइव। तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा। शियर फोर्स निकालना होगा एफ एस, तो टाउ एस इंटू ए एस करेंगे। कैसे निकलेगा, टाउ एस की वैल्यू दे रखी होगी, बी की वैल्यू दे रखी होगी, टी की वैल्यू दे रखी होगी, साइन फाइव। ये फॉर्मूला लगा करके हम शियर फोर्स निकाल लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे कि मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम की बात करते हैं। तो यहां पर कौन कौन से कंपोनेंट होंगे फोर्स के, यहां पर कौन कौन से कंपोनेंट होंगे फोर्स के। तो मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम, पहले बात तो ये समझो कि मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम क्या है। ये जो कटिंग के दौरान जो फोर्स होते हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है क्या, मर्चेंट सर्कल डायग्राम। ठीक है, कौन कौन से फोर्स होंगे यहाँ पे, कटिंग फोर्स होगा। कटिंग फोर्स को हम एफ सी से लिखेंगे, ध्यान रखना। एफ सी का मतलब रहेगा कटिंग फोर्स, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूंगा वहां पर, मैं पूरा नहीं लिखूंगा कटिंग फोर्स, मैं सीधा लिखूंगा एफ सी। एफ सी का मतलब समझ जाना कटिंग फोर्स है। एक होगा थ्रस्ट फोर्स, है ना, थ्रस्ट फोर्स एफ टी। दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर आपस में। एक इनका रिजल्टेंट रहेगा आर, आर से रिजल्टेंट लिखेंगे। एक होगा शियर फोर्स जो मैंने अभी बताया था आपको, है ना, एफ एस। और उसके परपेंडिकुलर होगा आपका नॉर्मल फोर्स एफ एन। शियर प्लेन के अलोंग जो फोर्स होगा शियर फोर्स होगा। एक होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि नॉर्मल जो आपका रैक सरफेस था उसके पैरेलल जो फोर्स लग रहा था रैक सरफेस पे, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा आपका नॉर्मल फोर्स किसके, रैक के, जो मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे आपस में, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये आप देख रहे हैं जितने भी फोर्सेस हैं, ये हम इन फोर्सेस का क्या करेंगे, एक मर्चेंट सर्कल डायग्राम बनाएंगे। साथ ही साथ इन एंगल के बारे में पता है आपको, शियर एंगल होता है फाई, रैक एंगल होता है अल्फा, और फ्रिक्शन एंगल होता है आपका बीटा। अब हम समझेंगे इनको वन बाय वन। देखो ये जो डायग्राम है बेटा, यहीं पर आपको मैं बता दूं एक बार, क्योंकि ये डायग्राम आप लोग पहले से जानते हैं, आप लोगों को याद आ जाएगा कि ये जो मशीन सरफेस होता है, ये मशीन सरफेस होता है, ये अनमशीन सरफेस होता है। मशीन सरफेस के परपेंडिकुलर हमने क्या करा, एक रेफरेंस प्लेन बनाते हैं। और रेफरेंस प्लेन तो हो गया आपका ये रेफरेंस प्लेन। अब रेफरेंस प्लेन और रैक सरफेस के बीच का जो बेटा एंगल होता है, क्या हमने उसी को अल्फा बोला था, यस, दैट इज द एंगल अल्फा। यहां पे जो फाई है ये शेयर प्लेन का एंगल है, बोलो यस और नो, ये शेयर प्लेन का एंगल है फाई।
अब चलते हैं आगे, बनाते हैं मर्चेंट सर्कल डायग्राम। मर्चेंट सर्कल डायग्राम जब आप बनाते हो तो कुछ एजम्पशंस आप यूज करते हो, जैसे द वर्क मटेरियल बिहेव लाइक एन आइडियल प्लास्टिक। जो मटेरियल है, जो वर्कपीस का मटेरियल है, वो आइडियल प्लास्टिक मटेरियल की तरह काम करना चाहिए। सॉरी, द थ्योरी इन्वॉल्व्स द मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल। मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल पे काम करता है। जो टाउ एस है बोले तो शेयर स्ट्रेस, एंड बीटा जो फ्रिक्शन एंगल है, ये क्या होने, ये कांस्टेंट मानते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट ऑफ फाई पर डिपेंड नहीं करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द सिंगल शेयर प्लेन थ्योरी। जो कट होगा, मेटल जो कटेगा वो सिंगल प्लेन के अलोंग कटेगा। द वर्क पीस मटेरियल हैज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। मतलब मटेरियल कैसा होना चाहिए आपका, होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए। ये कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा कि ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम होती है, हर पॉइंट पर सेम होती है, उसको हम होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट, द कटिंग टूल डज नॉट डिफॉर्म अंडर द कटिंग फोर्स। ऐसा ना हो कि जो कटिंग टूल का मटेरियल है वही डिफॉर्म हो जाए, वही टूटना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम म्यू से लिखेंगे, बिटवीन द चिप एंड टूल रिमेन्स कांस्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे फॉर्मूले, ये सारे रिलेशंस जो हैं वो आपको मर्चेंट सर्कल डायग्राम से मिलने वाले हैं अभी। डू नॉट वरी अबाउट दैट, डू नॉट वरी अबाउट दैट। चलो बनाते हैं मर्चेंट सर्कल डायग्राम। मर्चेंट सर्कल डायग्राम, तो यहां तक में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो आपका शियर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स F है, और उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल फोर्स है Fn, इनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज बीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू बीटा। बीटा क्या है इनका, ये बीटा बेटा फ्रिक्शन एंगल है। अब आएगा, अब आगे मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। यस, बनाते हैं मर्चेंट सर्कल डायग्राम। मर्चेंट सर्कल डायग्राम बहुत ध्यान से समझना। अरे सर्कल बना लेंगे, मर्चेंट सर्कल डायग्राम है। अब ये जो फोर्स आप देख रहे हो, F नॉर्मल फोर्स, F फ्रिक्शन फोर्स, N नॉर्मल फोर्स, याद करवा रहा हूं आपको, याद कर लो। FC कटिंग फोर्स है, FT थ्रस्ट फोर्स है, FS शियर फोर्स है, FN इसके नॉर्मल है ना, FS के नॉर्मल जो नॉर्मल फोर्स है। चलिएगा, तो यहां पर हम एक काम करते हैं, एक कटिंग टूल बना लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं एक कटिंग टूल, जैसे हमेशा बनाते आए हैं इस तरह से। यहां पर कटिंग टूल बना लेते हैं, तो आपको फील आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कटिंग टूल, ओके। यहां पर इसके एक प्लेन होता है, बोलो यस और नो, जिसको हमने क्या बोला था अभी, दैट इज द रेफरेंस प्लेन, दैट इज व्हाट, रेफरेंस प्लेन, ओके, यस और नो। तो मैं इसको पूरा बना देता हूं यहां पे, ओके, इस तरह से। दिस इज द रेफरेंस प्लेन, ओके, एंड दिस एंगल इज अल्फा, ओके। चलिएगा, तो सबसे पहले बताइए कौन सा फोर्स बनाएं। तो आप बना सकते हैं, सबसे पहले फोर्स बना सकते हैं। मैं फोर्स बनाने जा रहा हूं, एक चीज को बहुत ध्यान से, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, ये सर्कल अगर आपको बनाना आ गया, तो आप न्यूमेरिकल में रटना नहीं पड़ेगा। न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान लगेंगे, ये सारे फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, इसी डायग्राम से आएंगे ये सारे फॉर्मूले, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले ये जो फोर्स मैंने आपको बताया था, जो रेक सरफेस है, यहां पे कौन सा फोर्स था, यहां पे टूल पे जो चिप जा रही थी, तो यहां पर होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स F। सबसे पहले बनाएंगे हम फ्रिक्शन फोर्स F को, और ये तो इसके पैरेलल होगा, ये जो टूल का रेक सरफेस है इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल आगे बढ़ा दो इसको, बहुत ध्यान से बेटा। यस, तो बेटा ये कौन सा फोर्स हो गया आपका, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। अरे यस और नो, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। और इस फ्रिक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर क्या आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा। कौन सा, नॉर्मल फोर्स आएगा N। तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा आपका नॉर्मल फोर्स, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा नॉर्मल फोर्स, जिसको किससे लिखेंगे हम, N से लिखेंगे। और इनका रिजल्टेंट आ जाएगा बेटा, देखो आपने सबसे पहले क्या बनाना है, ये टूल के सीधा बना देना, रेक सरफेस के क्या आ जाएगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। रेक सरफेस में जो फोर्स है इसके परपेंडिकुलर क्या बना दिया आपने, नॉर्मल फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा R। रिजल्टेंट को हम किससे लिखते हैं बेटा, R से लिखते हैं, बताया था मैंने आपको अभी। मेरे साथ साथ बनाते जाओ, मेरे साथ साथ डायग्राम को बनाते जाओ, बहुत हलवा लगने वाला है। चलो, F बना दिया, परपेंडिकुलर इसके N बना दिया, उसके बाद हमने R बना दिया। तो मैंने क्या बोला आपको कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स F है, नॉर्मल फोर्स N है, इनके बीच का जो एंगल है बेटा, दैट इज बीटा, दैट इज व्हाट, बीटा।
ये जो बीटा है इन दोनों के बीच का एंगल है, एफ और एन के बीच का एंगल कितना है, बीटा है। बीटा, अरे बीटा क्या है यहां पर, दिस इज द फ्रिक्शन एंगल। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। तो फ्रिक्शन फोर्स एफ, नॉर्मल फोर्स एन के बीच का एंगल है बीटा, बीटा इज फ्रिक्शन एंगल। आगे चलें, यस 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 माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एक फोर्स आएगा कटिंग फोर्स, अरे जिस डायरेक्शन में टूल कट कर रहा होगा, जिस डायरेक्शन में कटिंग टूल चल रहा होगा, उस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो आएगा आपका कटिंग फोर्स, यानी कि ये। इसको हमने कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे FC, कटिंग फोर्स। FC बोले तो दिस वन, FC इज द कटिंग फोर्स, सीधा जाएगा। अब इसके परपेंडिकुलर आएगा आपका थ्रस्ट फोर्स, कैसा आएगा, थ्रस्ट फोर्स, यस दिस इज द थ्रस्ट फोर्स, और इसको लिखेंगे हम FT से, FT से, FT, FC कटिंग फोर्स, उसके परपेंडिकुलर थ्रस्ट फोर्स। FC और FT क्या होंगे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अरे जैसे यहां पर F फ्रिक्शन फोर्स था, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल N था, तो ये कितना एंगल था, 90 डिग्री। ये FC है कटिंग फोर्स, इसके परपेंडिकुलर थ्रस्ट फोर्स है, ये एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। कितना आसान लग रहा है, कितना आसान लग रहा है। अगर आपने पहले मर्चेंट सर्किल डायग्राम को समझने का प्रयास किया होगा तो शायद मुश्किल लग रहा होगा। तो ये फोर्स आ गए, हमने F बना दिया, हमने N बना दिया, हमने FC बना दिया, हमने FT बना दिया। अब ये बच गया आपका FC और FN। अरे FS क्या है, यहां पर शियर फोर्स है, तो शियर फोर्स, अरे शियर फोर्स तो यहां पे चलेगा ना, ये जो आपका शियर प्लेन होता है तो यहां पे लगेगा शियर फोर्स, और एंगल कितना होगा, फाई। एंगल कितना होगा, फाई। अगर पहले लेक्चर देख रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए लेट मी टेक दिस कलर, मैं ये कलर ले लेता हूं यहां पे, ओ रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, दिस इज योर FC, दिस इज योर FC, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, अभी बना देंगे एंगल भी। ये हो जाएगा FC, और देखो FC बना दिया, सॉरी FS, सॉरी FS, शियर फोर्स है ना, शियर फोर्स, शियर प्लेन के लॉन्ग शियर फोर्स, उसके परपेंडिकुलर FN। तो ये हो जाएगा आपका बेटा, ये हो जाएगा बेटा आपका FS, और ये हो जाएगा आपका FN, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ओके नाउ ये जो एंगल होगा, शियर एंगल होता है फाई, शियर एंगल कितना होता है, फाई। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना, ये एंगल आप मुझे बता सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप मुझे सोच करके बताना कि ये एंगल मेरा कितना आ रहा होगा। समझ पा रहे हो, ये एंगल तो मेरा बीटा है, ये F था, ग्रीन कलर से मैंने बनाया, F और N, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, बीटा है। तो मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल मुझे पता है, ये जो FC है और शियर प्लेन है, उनके बीच का एंगल फाई होता है, तो हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। बोलो यस और नो। अब मुझे ये वाला एंगल पता करना है, ये वाला एंगल कितना होगा। इसके लिए एक बात मुझे बताना कि भाई ये एंगल कितना है, फाई, तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई होगा। अरे यस और नो। चलो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, F और N और रिजल्टेंट R, F N और रिजल्टेंट R, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यस और नो, यस। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये एंगल कितना है, बीटा, और टोटल कितना होता है ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम, दैट इज 180। तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल की अगर मैं बात करूं, ये वाला जो एंगल है दिस वन, इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 180 माइनस कितना है, 90 माइनस बीटा, बोले तो 90 माइनस बीटा, ये वाला एंगल, दिस वन, दिस इज 90 माइनस बीटा, दिस इज 90 माइनस बीटा। अब मुझे जो एंगल चाहिए बेटा, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। और ये आप देख रहे हैं, ये जो नीचे डॉटेड वाली लाइन है, और जो ये जो FC है, अरे ये जो रेफरेंस प्लेन है, अरे जो रेफरेंस प्लेन है और जो कटिंग फोर्स है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90, यानी कि ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना है, 90। तो मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, मेरे को ये एंगल चाहिए, तो ये तो है 90, ये वाला एंगल पता है आपको, अरे यार ये टोटल 90 है, इस 90 में से आप इसको माइनस कर दो और इसको माइनस कर दो, तो ये एंगल मिल जाएगा, यस और नो। चलो तो करो, एक काम करो, इसको देखो कितना आएगा, तो टोटल कितना है 90, माइनस किसको करो, अल्फा को, और माइनस किसको करो, इसको, यानी कि 90 माइनस बीटा को। अरे वीडियो को पॉज कर लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा,
ये एंगल मेरा अल्फा है, ये एंगल मेरा 90 माइनस बीटा है, तो ये एंगल कितना आएगा? तो 90 में से माइनस कर दो भाई, ये टोटल 90 है, इस 90 में से इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, इतना आ जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा आ गया। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिएगा चलिएगा, या लिखा रहने दो इसको, या लिखा रहने दो इसको। ये कितना था बेटा? ये था आपका बीटा, ये वाला एंगल कहां से आया था? दिस इज 90, दिस इज 180 माइनस 90। 180 कैसा आया मैं बता देता हूं, 180 90 माइनस बीटा, तो कितना हो गया ये? 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। ये कहां से आया आपके पास? ये कहां से आया आपके पास? 180 माइनस 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा, तो 90 माइनस, सॉरी, बीटा माइनस अल्फा। नहीं नहीं, ये आया था ना, यहां तो 90 में से माइनस होगा, सॉरी, दिस इज 90 में से माइनस होगा, 90 माइनस 90 माइनस के बीटा माइनस के अल्फा, तो दैट इज बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा आपको मिल गया। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, तो अब ये जो रिलेशंस यहां पर लिखे हुए हैं, जो कि न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे, मैंने पहले बोला जो न्यूमेरिकल करने में इंटरेस्टेड हैं वो लेक्चर में इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है? थ्योरी वालों के लिए नहीं है आज का लेक्चर। आज का लेक्चर मैंने पहले बोला था न्यूमेरिकल जो सॉल्व करना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, ठीक है ना? चलिएगा अब आ जाओ, देखो जरा ध्यान से, F फ्रिक्शन फोर्स, N इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स, इनके बीच का एंगल बीटा, इनका रिजल्टेंट R। यहां पर देखो ये शियर फोर्स Fs, इसके परपेंडिकुलर Fn, इसके परपेंडिकुलर Fn, दोनों का रिजल्टेंट R। वही इनका रिजल्टेंट सबका सेम रहेगा, रिजल्टेंट सबका सेम रहेगा। उसके बाद कटिंग फोर्स Fc, थ्रस्ट फोर्स Ft, 90 डिग्री का एंगल, और इनके बीच इनका दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? R आएगा। आ जाओ जरा, आ जाओ। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना होता है कि tan बीटा इज इक्वल टू f अपॉन n। अरे यहां से देख लो, यहां से देख लो, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? यस। तो बताओ tan बीटा कितना होगा? tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे ये एंगल बीटा है ना, तो इसमें आप क्या लगा देंगे? tan थीटा लगा दो, तो एंगल कितना है यहां पर? बीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर f और बेस है n, तो tan बीटा इज इक्वल टू f अपॉन n। और ये म्यू है बेटा, दिस इज द म्यू, ये n नहीं है, दिस इज द म्यू। म्यू बोले तो फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये है म्यू। और म्यू क्या है यहां पर? बीटा क्या है? बीटा है आपका, इसको भी ठीक कर देते हैं, इसको भी ठीक कर लेते हैं, दिस इज नॉट n, दिस इज नॉट n बेटा, दिस इज म्यू, दिस इज म्यू। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। तो बीटा हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, और म्यू क्या है यहां पे? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आप कहो तो यहां लिख दें, आप कहो तो यहां लिख दें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यू क्या है यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं क्या? tan बीटा इज इक्वल टू f अपॉन n। तो आपको म्यू अगर पता होगा तो आपको बीटा पता लग जाएगा। अगर आपको म्यू पता है तो आपको बीटा पता लग जाएगा, दैट इज फ्रिक्शन एंगल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट f जो है वो कितना आएगा? यहां पर देखो ये f है, ये जो f है ये कितना आएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू r cos बीटा, r sin बीटा। अरे यस और नो, इस ये जो r है ना, ये जो एंगल बीटा है, अरे बोलो यस और नो, ये एंगल बीटा है, तो n कितना आएगा? r को जब एंगल के साथ क्या होता है? अरे ये तो पढ़ रखा है ना, ये पढ़ रखा है कि नहीं? x है, ये आपका y है, ये मान लो f है, और ये एंगल कितना? थीटा है, तो ये f cos थीटा होगा, ये f sin थीटा होगा। यस और नो? यस। तो ये r है, तो ये कितना हो जाएगा? r cos बीटा। ये कितना हो जाएगा? r cos बीटा। तो n किसके बराबर आएगा? r cos बीटा। तो लिख तो दिया यहां पे n इज इक्वल टू r cos बीटा। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? इसके पैरेलल f की वैल्यू कितनी आएगी? r sin थीटा। तो लिख दिया यहां पर f इज इक्वल टू r sin थीटा, f इज इक्वल टू r sin थीटा, n इज इक्वल टू r cos बीटा। अरे यस और नो? ओके चलो आगे आ जाओ। fc कितना आएगा? ये है आपका देखो fc, दिस इज कटिंग फोर्स fc, इसके परपेंडिकुलर ft, इनका रिजल्टेंट भी r है, इनका रिजल्टेंट भी r है, और इनके बीच का एंगल कितना है? दैट इज बीटा माइनस अल्फा। तो ये होगा आपका r, तो fc की वैल्यू हो जाएगी r cos बीटा माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा? ft की वैल्यू r sin बीटा माइनस अल्फा। तो वो लिख दिया यहाँ पर fc इज इक्वल टू r cos बीटा माइनस अल्फा।
FC इज इक्वल टू आर कॉस बीटा माइनस अल्फा। ध्यान दो, एफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर साइन बीटा माइनस अल्फा। ट्रायंगल से ही आ रहा है सब कुछ। चलिएगा, फिर एक 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे ना इसमें, एक एफ और एन के बीच में, रिजल्टेंट सबका कॉमन रहेगा, तो एफ एन वाला जो एंगल है वो बीटा है, तो एफ और एन की वैल्यू पहले पता लग गई हमको। फिर उसके बाद हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल एफ सी और एफ टी वाला, तो हमको एंगल पता था बीटा माइनस अल्फा, तो वहां पर हमको एफ सी और एफ टी पता लग गया। एक और राइट एंगल ट्रायंगल है एफ एस वाला, एफ एस और एफ एन, और इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल कितना है, फाइव बीटा माइनस अल्फा है ना, 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। अरे ये वाला एंगल तो पता लग जाएगा ना, क्योंकि ये बीटा माइनस अल्फा है तो ये 5 है, तो इस वाला ये एंगल कितना हो गया बेटा, बीटा प्लस 5 माइनस अल्फा, या 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। अरे यस और नो, पॉज करके देख लो वीडियो को, है ना। तो यहां पे देखो एफ एस कितना हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा आपका आर कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, आर कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। यस और नो, ये है आपका शेयर फोर्स। और अभी मैंने आपको बताया था शेयर फोर्स कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया था शेयर फोर्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू टाउ एस इंटू एस, दैट इज टाउ एस इंटू बीटी अपॉन साइन 5। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो एफ एस जो शेयर फोर्स है वो आर कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा के बराबर आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू टाउ एस इंटू बीटी अपॉन साइन 5 आएगा। ठीक है, और इसको हाईलाइट कर देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर जो एफ एन होगा देख लो जरा, ये रहा आपका एफ एन, तो कितना हो जाएगा, आर साइन 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो ये ट्रायंगल की हेल्प से आपको ये रिलेशन मिल जाएंगे, और यही चीजें समझाने की थी जो मैंने आपको समझा दी है। अब तो आपको फॉर्मूला यूज करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। चलिए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं एक चीज यहां पर लेक्चर के बीच में आपको बता देता हूं, लेक्चर को आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले, कि भाई हमारे जो AKTU बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर हैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि AKTU बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर के जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं 4th सेमेस्टर के अंदर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दूसरा आपका अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स है, और तीसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ये तीनों आपके कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आपको फोकस करना है इन तीनों सब्जेक्ट पे। मुझे लगता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तीनों सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, और साथ ही साथ जो आपके और सब्जेक्ट बच गए, ह्यूमन वैल्यू, टेक्निकल कम्युनिकेशन में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, पाइथन और साइबर सिक्योरिटी में से एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। ये टोटल 5 सब्जेक्ट का जो कॉम्बो पैक है वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर जो 5 सब्जेक्ट है, पूरा सिलेबस आपको AKTU के हिसाब से पढ़ाया जाता है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ AKTU। तो पूरा कंटेंट रिजल्ट ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें, तो एप्लीकेशन के जो कोर्सेस हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आज से ही एनरोल करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। चलिएगा थोड़ा सा और देख लेते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आगे की 2 स्लाइड है, लेकिन मैं न्यूमेरिकल पे आने वाला हूं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज, डू नॉट वरी अबाउट दैट। AKTU के जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लिमिटेशन ऑफ यूज ऑफ द मर्चेंट सर्कल डायग्राम, ये जो मर्चेंट सर्कल डायग्राम है इसकी लिमिटेशंस क्या है, कि जो MCD है, बोले तो MCD मर्चेंट सर्कल डायग्राम इज वैलिड ओनली फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑब्लिक कटिंग में यूज नहीं होता है, केवल ऑर्थोगोनल कटिंग में। ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑब्लिक कटिंग क्या होती है, प्रीवियस एक फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। बाय द रेशियो F/N द MCD गिव्स द, मतलब ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, इसका भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मर्चेंट थ्योरी एनालिसिस। क्या एजम्पशंस हमने लिए इसमें, मतलब इन्होंने क्या एजम्पशंस लिए थे मर्चेंट थ्योरी में, द वर्क मटेरियल बिहेव लाइक आइडियल प्लास्टिक, द थ्योरी इन्वॉल्व्स द मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल। जो हम मेटल काट रहे हैं तो उसमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल पे काम करती है। टाउ एस बोले तो शेयर स्ट्रेस, एंड बीटा इज द फ्रिक्शन एंगल, आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ 5। इट इज बेस्ड ऑन द सिंगल शेयर प्लेन थ्योरी, सिंगल प्लेन मेटल जो कटेगा वो सिंगल प्लेन के अलोंग कटेगा। एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है कि फ्रॉम द मर्चेंट थ्योरी से हमको ये फॉर्मूला मिला हमको कि थीटा इज इक्वल टू π/4 प्लस α/2 माइनस β/2। अब ये फाई क्या है, शेयर एंगल है, अल्फा क्या है, रैक एंगल है, बीटा फ्रिक्शन एंगल है, ये रिलेशन है। तो ये वैल्यू आपको रेडियन में मिलेगी। हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कितना हो जाएगा, φ = 45 प्लस α/2 माइनस β/2। और इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं कि 92 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा।
किसी भी फॉर्मेट में हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिएगा, और हम इस फॉर्मूले का मैंने बता दिया आपको, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये मैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में इसको यूज करूंगा, है ना। 5 इक्वल टू 45 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 इक्वल टू 90 प्लस अल्फा माइनस बीटा। एक चीज और याद रखना, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, इस फॉर्मूले पे हमने कई न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे, आज भी ये फॉर्मूला फिर से यूज होगा कि tan phi इक्वल टू r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। फॉर्मूले को कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। एक बात बताओ, यहां से भी तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको बीटा पता है, आपको अल्फा पता है, तो क्या यहां से आप शेयर एंगल फाई निकाल सकते हो। और हम पहले इस वाले फॉर्मूले से निकालते आए हैं, आज तक कंफ्यूज नहीं होना है। इस फॉर्मूले से हम फाई की वैल्यू निकालते आए हैं, हम फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। आर क्या है यहाँ पर, चिप थिकनेस रेशियो, अल्फा है रैक एंगल, ये अगर हमको पता है तो हम यहां से बेटा फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मूला यूज ना कर पा रहे हो, आप इसको लगा नहीं पा रहे हो, मतलब मान लो आर की वैल्यू आपको नहीं पता है, तभी आप मर्चेंट थ्योरी का यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखना, अगर ये फॉर्मूला लग जाता है, अगर इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, फाई यहां से नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, वही चीज यहां पर लिखी गई है कि फॉर्मूला यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको यही फॉर्मूला यूज करना है, फाई की वैल्यू हमको यहीं से कैलकुलेट करनी है। लेकिन कई बार अगर डेटा ना हो गिवन, तब क्या करोगे, तब उसने लिखा है, ठीक है, तो इफ नॉट एप्लीकेबल, अगर ये tan phi वाला फॉर्मूला, ध्यान देना, अगर ये tan phi वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा तो आपको मर्चेंट थ्योरी यूज करनी है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। आगे चले, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो ये फोर्स जो मैंने आपको बताए हैं मर्चेंट सर्कल से, तो ये जो है ये रिलेशन भी है। आप इन देखो मर्चेंट सर्कल डायग्राम से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और आप इन इक्वेशंस का यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो F क्या था बेटा, जल्दी से रिकॉल करो, फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज इक्वल टू FC sin phi प्लस FT cos phi। यहां पर FC क्या है, कटिंग फोर्स, FT थ्रस्ट फोर्स है, अल्फा क्या है आपका, रैक एंगल है, देन N क्या है, नॉर्मल फोर्स, इसके नॉर्मल, FC cos phi सॉरी FC cos अल्फा माइनस FT sin अल्फा। Fn क्या है आपका, दैट इज नॉर्मल फोर्स प्लस शियर फोर्स, यानी ये शियर फोर्स है, इसके नॉर्मल फोर्स हो गया, तो FC sin phi प्लस FT cos phi। इसी तरह से ये फॉर्मूला भी है, आप चाहो तो इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हो, और बिना मर्चेंट सर्कल डायग्राम बनाए, बिना सर्कल को ड्रॉ किए, आप इन फॉर्मूलों का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। चलो, लिख लिया मैंने यहां पर, रिमेंबर दीज इक्वेशंस सो दैट नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मर्चेंट सर्कल डायग्राम। आपको मर्चेंट सर्कल बनाना नहीं पड़ेगा अगर आप इनको याद रखोगे तो। बाकी ये एक बार फिर से रिकॉल कर लो, म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, F अपॉन n दैट इज इक्वल टू tan बीटा। Fs क्या होता है, शेयर फोर्स, दैट इज टाउ s इनटू as। ठीक है, टाउ s की वैल्यू आपको पता होती है, Fs क्या होता है, as इनटू as क्या होता है आपका, bt अपॉन sin phi। If FC and FT are given, then solve by the force relation method। अगर आपको FC पता है, FT पता है, बोले तो ये देखो FC आ रहा है, यहाँ भी FC, 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 FT, 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 FT। अगर आपको FC और FT पता है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो आप इन रिलेशंस का यूज करें, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूं, आपको ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन को देख करके कि मर्चेंट सर्कल डायग्राम बनाऊं कि इन क्वेश्चन से सॉल्व करूं। मैं हिंट दे रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर FC, FC, FC दे रखा है, FT, FT, FT दे रखा है, तो आप इन इक्वेशंस का यूज कर लो। आप जो है फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर FC, FT नहीं दे रखा है तो आप मर्चेंट सर्कल डायग्राम आपके लिए आसान पड़ेगा। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, आगे ये पॉइंट काम आएगा। जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है, एंड मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड बाय द कटिंग फोर्स। एक्चुअली हम नेक्स्ट लेक्चर में पावर की बात करेंगे कि कौन सा फोर्स ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, कौन से फोर्स पे कितने परसेंटेज पावर जाती है। तो जो कटिंग फोर्स होता है वहां पर मैक्सिमम पावर कंज्यूम होती है। चलिएगा, नाउ द मर्चेंट थ्योरी स्टेटमेंट। मर्चेंट थ्योरी का क्या स्टेटमेंट था, मर्चेंट थ्योरी गिव्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगली स्लाइड इंपॉर्टेंट आने वाली है। मर्चेंट थ्योरी गिव्स द हायर शियर प्लेन एंगल मींस द स्मॉलर शेयर प्लेन, है ना। ये जो आप मर्चेंट थ्योरी यूज करोगे तो स्मॉलर शेयर प्लेन मिलेगा। अगर शेयर प्लेन स्मॉल होगा तो जो शेयर एंगल है वो क्या होगा आपका, हाई होगा, विच मींस द लोअर द शेयर फोर्स। अगर शेयर एंगल कम होगा बेटा, सॉरी शेयर एंगल क्या होगा, शेयर एंगल ज्यादा होगा। फाई की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, अगर फाई की वैल्यू ज्यादा होगी तब शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिजल्ट क्या होंगे कि भाई कटिंग फोर्स भी कम हो जाएगा, पावर भी कंज्यूम कम होगी, और कम टेम्परेचर भी रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर डेवलप नहीं होगा। अब मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी है, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट चलिएगा,
उसके बाद थ्योरी ऑफ ली एंड शेफर था, ये फॉर्मूला आप याद करना चाहें तो याद करें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, मैंने नोट्स में आपको दे दिया। कई बार 2 नंबर में पूछ ले, कई बार 2 नंबर में पूछ ले कि बताइए ली एंड शेफर क्या फॉर्मूला क्या होता है, तो आप याद कर लीजिएगा चाहो तो, ठीक है। नाउ मूव टू दी लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1। मैं आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा। आ जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मजे के साथ, मौज मस्ती में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइएगा बेटा, यस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं और जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं, जैसे हम पहले न्यूमेरिकल में करते आए हैं। चलिएगा, सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा। सबसे पहले लिखेंगे क्या है गिवन डेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ऑर्थोगोनल ड्यूरिंग एन ऑर्थोगोनल कटिंग द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड। रेक एंगल दिया हुआ आपको, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, लर्निंग बहुत ज्यादा आज के लेक्चर में, बहुत ज्यादा लर्निंग है। तो अल्फा की वैल्यू आपको 15 डिग्री दे दी है, चिप की जो चिप थिकनेस रेशियो आपको दिया है, और चिप थिकनेस रेशियो को हम लिखते हैं आर से, क्या होता है, दैट इज टी अपॉन टीसी होता है, एंड दैट इज गिवन टू यू 0.39। वेरी गुड। अनकट चिप थिकनेस दिया हुआ है, टी की वैल्यू दे रखी है, तो टी इज ऑल्सो गिवन टू यू 0.6 mm। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी नोट करते जाना साथ के साथ। आगे कह रहा है विड्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ कट को हम बी से लिखते हैं, और इसमें तो लिखा भी है बी इज इक्वल टू 3.3 mm। और ये जो एकेटिव क्वेश्चन है, एकेटिव क्वेश्चन है, किसी कैरी ओवर में आया था या रेगुलर में आया था। यील्ड shear stress of the material in shear that is 280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टाउ एस की वैल्यू दे रखी है आपको 280 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वेरी गुड। एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द टूल फेस, फ्रिक्शन क्या है, चिप और टूल के बीच में फ्रिक्शन कितना है, दैट इज 0.7। तो म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.7। ओके, कैलकुलेट द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स पूछा गया है आपसे, बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी बता देंगे इसको जो इसने पूछा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है बेटा, टू डिटरमाइन लिख लेते हैं ना अच्छे से, ताकि जब आप कॉपी में लिख के आओ तो अच्छे से लिख के आओ। टू डिटरमाइन क्या पूछा है, तो पहले पूछा है नॉर्मल फोर्स, बोले तो एन की वैल्यू पूछी गई है आपसे, और दूसरा क्या पूछा है आपसे, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स बोले तो आपसे पूछा गया है एफ टी, क्या वैल्यू पूछी गई है आपसे, टेंजेंशियल फोर्स पूछा गया आपसे, एफ टी की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपके पास ये कैलकुलेटर होगा, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, क्या ये कैलकुलेटर आपके पास है, टेंजेंशियल फोर्स एफ टी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ये कैलकुलेटर आपके पास होता होगा। आई होप कि आप लोगों के पास, क्योंकि आप सेकेंड ईयर हैं, आधा बीटेक आपका होने वाला है, तो अगर आपने ये ले लिया होगा, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं चिल्लाते रहते हैं, आपको बाहर भी निकाल देते हैं कई बार, आप लेके नहीं आते हो फिर भी, बट सुन लिया करो, ये काम की चीज है। चलो तो सॉल्व करें इसको, सॉल्व करें इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछ रहा है नॉर्मल फोर्स कितना होगा, आपसे पूछ रहा है टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा। चलिए आ जाओ, सबसे पहले क्या करें हम लोग, हमको म्यू की वैल्यू दे रखी है, तो क्या मैं यहां पर ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। ये फॉर्मूले मैंने सारे आपको बता दिए हैं बेटा, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये फॉर्मूला भी यहां पर आप देख सकते हैं, जो मर्चेंट सर्किल डायग्राम बनाया था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड जो मैंने आपको बताई थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहीं से सारी कहानी हो जाएगी, यहीं से सारी कहानी हो जाएगी। देखो tan बीटा इज इक्वल टू होता है f अपॉन n दैट इज इक्वल टू म्यू। tan बीटा की वैल्यू कितनी होती है, म्यू के बराबर होती है। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, tan बीटा इज इक्वल टू होता है म्यू। तो आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है क्या, 0.7, ये दे रखा 0.7। तो बस कैलकुलेटर उठाओ और बीटा की वैल्यू बताओ। तो यहां से आपको बीटा मिल जाएगा tan इनवर्स, भाई tan इनवर्स म्यू, तो लिखेंगे शिफ्ट 10.7 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 35 डिग्री के अप्रॉक्स आ जाएगा। बीटा की वैल्यू मेरे को मिल गई बेटा कितना, बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई है कितनी, दैट इज इक्वल टू 35। बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई है, दैट इज इक्वल टू 35। अब मुझे एक काम भी तो करना है, मुझे फाई की वैल्यू पता लग सकती है क्या, हाँ जी पता लग सकती है। tan फाई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, tan फाई इज इक्वल टू होता है, कितना होता है, r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। स्पीड बढ़ाने लगा, अगर आपको कम लगे तो
है ना, मैं तो आराम से कराऊंगा क्वेश्चन को। तो tan phi इज इक्वल टू r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। तो यहां से मेरे को phi की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मुझे r पता है कितना है, दैट इज 0.39। 0.39 अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 डिग्री। तो cos 15 1 माइनस r 0.39 sin 15, तो यहां से मुझे पाई मिलेगा। तो लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई, कितना आएगा, अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना इसको। 1 माइनस 0.39 इंटू साइन 15, मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं। ऊपर लिखूंगा 0.39 cos 15 डिवाइडेड बाय आंसर, और लिखूंगा शिफ्ट प्रेस करके 10 प्रेस करूंगा, तो फाई की वैल्यू मिलेगी 22.7। 22.7 डिग्री। अरे यस और नो, तो मेरे को फाई की वैल्यू मिल गई, मुझको यहां से बीटा की वैल्यू मिल गई थी। आगे क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, देखो बेटा मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन का फ्लो क्या होगा। आपको चाहिएगा नॉर्मल फोर्स, कहां गया मेरा नॉर्मल फोर्स, हाँ जी, आपको चाहिए क्या, नॉर्मल फोर्स चाहिए। और नॉर्मल फोर्स कितना है बेटा, दैट इज इक्वल टू आर कॉस बीटा। आर कॉस बीटा, तो मेरे को बीटा तो मिल चुका है, मेरे को आर और चाहिए। तो मुझे पता लग जाए, क्वेश्चन के अंदर पूछा उसने नॉर्मल फोर्स एन, आर कॉस बीटा, बीटा आ गया, मेरे को आर चाहिए। आर, आर कहां से आएगा, यहां से आएगा आर। देखो एफ एस इज इक्वल टू आर कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। अरे ध्यान से सुन, मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरे को चाहिए क्या, एन, एन आएगा आर कॉस बीटा से, बीटा पता लग गया, आर चाहिए, आर आएगा इस फॉर्मूले से, आर कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो अल्फा तेरे को पता है पहले से, हाँ जी पता है 15 डिग्री है। बीटा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली ना अभी, यस। 5 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली ना अभी, यस। तो अगर मुझे आर पता करना है, ये आर, तो आर यहां से मिल जाएगा मुझे, अगर एफ एस पता लग जाए, शेयर फोर्स पता लग जाए, तो मुझे आर मिल जाएगा। और शेयर फोर्स इसके बराबर भी तो है, दैट इज इक्वल टू टाउ एस इंटू बीटी अपॉन साइन फाइव। अरे फाइव मुझे पता है, बी हमको पता है, टी हमको पता है, टाउ एस हमको पता है, तो एफ एस पता लग जाएगा ना इस फॉर्मूले से, वो भी तो हमको दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर। चलो अब समझ में आ गया मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। चलिएगा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले आर निकालना पड़ेगा, और आर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ एस निकालना पड़ेगा यार, एफ एस निकालना पड़ेगा। और एफ एस की वैल्यू कितनी है, दैट इज बीटी अपॉन साइन फाइव, यस और नो। एफ एस की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, बी की वैल्यू तेरे को दे रखी है 3.33। अब भी अगर समझ में नहीं आया ना तेरे को, कभी समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आएगा। बता बी की वैल्यू कितनी है, तेरे को दे रखी है 3.33, सॉरी 3.3, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6 अपॉन साइन फाइव। साइन फाइव की वैल्यू तो अभी कैलकुलेट करी हमने 22.7 आ रहा था ना इनका भी, हाँ जी 22.74 आ रहा होगा एग्जैक्टली, 22.74, ओके 22.7 भी रखेंगे चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ एस की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, कितनी वैल्यू आ गई 3.3 इंटू 0.6 अपॉन साइन 22.74, एफ एस की वैल्यू मिल गई मेरे को, कुछ गड़बड़ हो गया, 3.33, ओके सॉरी 3.3 इंटू बी इंटू टी 0.6 अपॉन साइन 22.74 बीटी अपॉन साइन फाइव। ओहो ये तो गड़बड़ हो गया बेटा, गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया, टाउ एस छूट गया, टाउ एस, एफ एस होता है आपका टाउ एस इंटू, मैं तभी कह रहा इतनी कम वैल्यू क्यों आ रही है, बीटी अपॉन साइन फाइव, है ना, इतनी कम वैल्यू आ रही थी क्योंकि टाउ एस नहीं लिखा था इसमें। तो ये हो गया आपका, टाउ एस की वैल्यू दे रखी है ना, यस 280 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 280 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, बी की वैल्यू 3.3, टी की वैल्यू 0.6 अपॉन साइन फाइव की वैल्यू है आपकी 22.74। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 280 इंटू 3.3 इंटू 0.6 अपॉन साइन 22.74, दैट इज कमिंग आउट 1434। काफी सारा फोर्स आ रहा है भाई, कितना आ रहा है 1434। एफ एस की वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है, डू नॉट वरी, एफ एस की वैल्यू आ गई बेटा 1434.22 न्यूटन। आपकी भी इतनी आ रही होगी, एफ एस की वैल्यू आ चुकी है, यस एफ एस की वैल्यू आ चुकी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो फिर, एफ एस की वैल्यू आ चुकी है, एफ एस होता है आपका आर कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, कितना होता है, फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो। तो मैंने लिखा यहां पे कि एफ एस जो होता है दैट इज इक्वल टू आर कॉस कितना
फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। एफएस की वैल्यू है 1434.22 इज इक्वल टू आर कॉस फाई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 22.74। 22.74 प्लस बीटा कितना आया था, 35 आया था सर, 35 आया था, माइनस अल्फा दे रखा था क्वेश्चन के अंदर 15 डिग्री। तो बेटा यहां से क्या आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, यस आर की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू यहां से आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे पास ऑलरेडी ये फीड है। अब मैं लिखूंगा कॉस ब्रैकेट में आएगा 22.74 प्लस के 35 माइनस के 15। ओके, आर की वैल्यू आ जाएगी 1952, आर की वैल्यू आ जाएगी 1952.881 न्यूटन में आएगी ये वैल्यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैंने क्या बोला आपको कि जो फॉर्मूले मैंने पहले आपको बताए थे वो याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो आर की वैल्यू मेरे को मिल गई 1953 के अप्रॉक्स वैल्यू आ गई है। ओके, नो हमको चाहिए क्या था, हमको नॉर्मल फोर्स एन चाहिए था, हमको टेंजेंशियल फोर्स एफटी, थ्रस्ट फोर्स ये चाहिए था। तो ये फॉर्मूला तो आपके पास है बेटा पहले से, देखो जरा ध्यान से। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एफटी, हमको चाहिए एफ, हमको चाहिए एफटी, हमको चाहिए एफ। एफ है आपका आर साइन बीटा, एफ क्या बेटा, आर साइन बीटा है, आर साइन बीटा है। तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, अरे कहो तो इस पे सॉल्व कर देते हैं, काहे उतनी दूर जाना है, यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक स्लाइड क्यों बढ़ानी। चलो देखो बेटा, मेरे को चाहिए था n की वैल्यू, पहला जो क्वेश्चन है मेरे को n चाहिए, तो n क्या था एक बार फिर से देख लो, n क्या था फिर से देख लो, r cos बीटा, r cos बीटा है, r n है आपका r cos बीटा। ओके, अब r की वैल्यू कितनी है बेटा, चलो यहीं लिख लेते हैं, r की वैल्यू कितनी है 1952.81 इंटू कॉस बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज इक्वल टू 35। तो मेरे को यहां पर n की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू पहले से ही फीड है, cos 35 से मल्टीप्लाई करनी है बस, दैट इज इक्वल टू 1599.6 अप्रोक्सीमेट 1600 न्यूटन वैल्यू आ रही है। आया क्या आंसर आप लोगों का भी, आप लोगों का आंसर आया कि नहीं आया। अरे जो न्यूमेरिकल में इंटरेस्टेड है वही लेक्चर देखेगा, है ना। तो यहां से आपको एन की वैल्यू मिल रही होगी कितनी, 1600 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, आपको सेकंड वाला जो पार्ट था ना, सेकंड वाले पार्ट में आपको चाहिए था Ft, और Ft कितना है, R साइन बीटा। अरे ये एक ही स्लाइड में फॉर्मूले हैं सब, ये सारे फॉर्मूले यहीं से तो आए थे, ये मैंने रटना नहीं, मुझे मैंने कभी आज तक याद नहीं करे, मैं तो सिर्फ ये डायग्राम याद करता हूं, इस डायग्राम से ये सारी। हाँ वो एक अलग बात है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको याद हो जाती है चीजें, क्वेश्चन सॉल्व करते करते चीजें आपको याद हो जाती हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा Ft, हमको तो Ft चाहिए था ना, हमको F थोड़ी ना चाहिए था। तो Ft कितना बेटा, R साइन बीटा माइनस अल्फा, R साइन बीटा माइनस अल्फा ना, R साइन, ओहो R साइन, ये है आपका R साइन बीटा माइनस अल्फा। R की वैल्यू कितनी है 1952.81 साइन बीटा 35 माइनस अल्फा 15। तो देख सकते हैं यहां से आपको Ft की कितनी वैल्यू मिल रही है 1952.81 इंटू साइन 35 माइनस 15, ओके दैट इज कमिंग आउट 667.9, बोले तो 667.9, ठीक है, न्यूटन में आएगा आंसर, न्यूटन में आएगा आंसर। तो इस तरह से हमको ये वैल्यू मिल चुकी है। एक बार देख ले, क्या एक बार देख ले कितना आ रहा था, n की वैल्यू कितनी आई 1600 न्यूटन, वेरी गुड। एंड Ft की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 668। अरे 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 हाँ, एक डिजिट फालतू लगी भाई, यहाँ पे जो हमारे पास कैलकुलेटर में वैल्यू आ रही है 667। अरे 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 भाई थोड़ा सा ठीक कर लो उसको, 667 यानी 668 लिख सकते हो इसको, 668 लिख सकते हो ना, 668 न्यूटन अप्रोक्सीमेट, इतना आना चाहिए, आप सॉल्व कर लेना खुद से। 668 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, न्यूटन में आएगा आंसर आपका, ठीक है ना। चलिएगा, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए।
क्योंकि हर एक चीज को मैं दो दो बार तो बता ही देता हूं आपको। मैं जानता हूं कि इसमें थोड़ा सा बच्चों को डर लग सकता है हल्का फुल्का, लेकिन मैंने आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, आपको लिंक कर दिया। अभी तो नेक्स्ट स्लाइड, दो क्वेश्चन के बाद ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस का यूज करके बताऊंगा, स्पेशल केस बताऊंगा आपको, बहुत आसान लगेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होती है, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, चीजें फिर आपको आसान लगने लगती हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है जो आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। दैट क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन एकेटीयू एग्जाम। ये भी एकेटीयू 17-18 आई थिंक आया हुआ है। चलिएगा, लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर what is given in the question. Read the question carefully first. The following data related to orthogonal cutting of mild steel. कटिंग स्पीड दे रखी है, ओहो, कटिंग स्पीड को हम लिखते हैं किससे, v से। कितना दे रखा है, 195 मीटर पर मिनट। अरे सर ये अचानक से मीटर पर मिनट, ये कटिंग स्पीड कहां से आ गई? तो मैंने पहले ही बोला था आपको, प्रीवियस लेक्चर से आपने अगर देख रखे होंगे तभी लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। तो कटिंग वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी, शेयर वेलोसिटी की पहले हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, वहां से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे थे। तो कटिंग वेलोसिटी 195 मीटर पर मिनट। टूल का जो रैक एंगल है अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको 12 डिग्री। चलिएगा, आगे क्या दे रखा है आपको, विड्थ ऑफ द कट। विड्थ ऑफ कट बोले तो W से लिख सकते हो या हम B से लिखते हैं इसको, एंड दैट इज गिवन टू यू 1.75 mm। 1.75 mm। अनकट थिकनेस बोले तो T की वैल्यू दे रखी है 0.25, 0.25 है ना। कुछ लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे न्यूमेरिकल को आज। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल। ऐसा लग रहा होगा सर मैन्युफैक्चरिंग में इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते हैं भाई, आते हैं। गेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एकेटी का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा आपको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा आपको, म्यू की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.52। और क्या दिया हुआ है आपको, ओहो, टाउ एस की वैल्यू दे रखी है ना, शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू दे रखी है, शेयर स्ट्रेस। तो दैट इज टाउ एस इज गिवन टू यू 385 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या पूछ रहा है आपसे, शेयर एंगल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, शेयर एंगल पूछ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट वाला जो पार्ट आपसे पूछा गया, पाई की वैल्यू पूछा गया, एंड सेकंड पार्ट में क्या पूछ लिया आपसे, कटिंग एंड थ्रस्ट फोर्स। कटिंग फोर्स पूछा गया आपसे, कटिंग एंड थ्रस्ट फोर्स बोले तो आपसे पूछा गया एफसी की वैल्यू, एफसी एंड क्या पूछा गया आपसे, थ्रस्ट फोर्स। एफटी और एफसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए, एक बार खुद से ट्राई मार लो, एक बार खुद से ट्राई मार लो। मैं तो कहूंगा वीडियो को पॉज करके एक बार वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई मारें। चलो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आपने ट्राई वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा। तो सबसे पहले आपको कटिंग वेलोसिटी दे रखी है, अल्फा दे रखा है, इतना दे रखा है, तो भाई फाई कैसे कैलकुलेट करें, फाई कैसे कैलकुलेट करें। तो फाई को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज कर पाए, आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस के आर साइन अल्फा, अगर इस फॉर्मूले को यूज कर पाए तो करें। अगर इस फॉर्मूले को यूज ना कर पाए तो मर्चेंट थ्योरी का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, मर्चेंट थ्योरी का यूज कर सकते हैं। और मैंने यहां पर मर्चेंट थ्योरी का यूज किया है, और मर्चेंट थ्योरी मैंने अभी आपको बताया था। अरे बोलो यस और नो, क्या था हमारा मर्चेंट थ्योरी, जरा यहां पर ध्यान देना। मर्चेंट थ्योरी पे आते हैं जरा एक बार। मर्चेंट थ्योरी देखो, ये रहा मर्चेंट थ्योरी का फॉर्मूला, ये फाई इज इक्वल टू 45 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं यहां पर, क्योंकि हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पा रहे, बिकॉज अल्फा तो हमको पता है, आर की वैल्यू कहां से लाऊं, आर की वैल्यू कहां से लाऊंगा मैं, आर जो है वो कहां से आएगा, टी अपॉन टी सी। अरे अनकट चिप थिकनेस दे रखी है 0.25, ये चिप की जो थिकनेस है ये तो दे नहीं रखी, तो इसको तो हम यूज नहीं कर सकते। अगर इसको यूज नहीं कर सकते तो फिर अपने पास फॉर्मूला क्या है, मर्चेंट थ्योरी है। क्या है फॉर्मूले में, क्या लिखा फॉर्मूले में, क्या है फॉर्मूला, दैट इज 2 फाई इज इक्वल टू कितना था, ये था आपका 90 प्लस बीटा माइनस अल्फा। यही फॉर्मूला होता है क्या भैया, एक बार देख लो, मैंने क्योंकि रट नहीं रखे हैं ये फॉर्मूले,
कितना था फॉर्मूला अपना, 2 एक सेकेंड, हाँ ये पूरा फॉर्मूला जो है मैं लिख देता हूं, मेरे को याद नहीं है, आपको याद कर लेना, जब मैं बीटेक में था तो मुझे याद था फॉर्मूला। 25 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना है 90। इसी को रीअरेंज करके लिखा है यार, ये मैंने बताया तो था आपको, अभी ये मैंने आपको बताया था ना, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, इसी को रीअरेंज करके लिखा है। तो यहां से बेटा आपको क्या मिल रहा होगा, यहां से आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से फाई की वैल्यू तब मिलेगी आपको, पहले बीटा की वैल्यू तो पता करो, अरे पहले बीटा की वैल्यू तो पता करो। तो यहां पे लिख लेता हूं इस फॉर्मूले को, 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90। अब मुझे पहले बीटा चाहिए, तो बीटा के लिए मुझे पता है कि tan बीटा इज इक्वल टू होता है म्यू, और म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.52 म्यू की वैल्यू दे रखी है। तो बेटा आपको यहां से क्या मिल जाएगा, बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट मी यूज द कैलकुलेटर, और ये आ जाएगा आपका 10 शिफ्ट tan इनवर्स, शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे तो tan इनवर्स आएगा, तो 0.52 एंड दैट इज कमिंग आउट 27.47 डिग्री। बीटा की वैल्यू आ गई, तो यहां से मेरे को 2 प्लस बीटा 27.47 माइनस अल्फा की तो वैल्यू दे रखी है 12 इज इक्वल टू 90। तो बेटा आपको यहां से फाई की वैल्यू मिल जाएगी, जो आपका आंसर होगा कितना होगा 90, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 12 माइनस 27.47 बाई 2 करेंगे, तो दैट इज कमिंग, अरे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी ज्यादा वैल्यू फाई की तो नहीं आनी चाहिए भाई, फाई की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं आएगी, बट आ रही है इतनी। फाई की वैल्यू कितनी आती है जनरली 25 27, बट यार 37 आ रही है हमारी, तो 37 आ रही है, तो ठीक है 37 आ रही है, 37.26 डिग्री। तो ये आंसर आ गया आपका बेटा। एक आंसर तो आपका आ चुका है, क्योंकि उसने पूछा था फाई कितना होगा, एक आंसर आपका आ चुका है, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलो, अरे यार, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करा बेटा, मर्चेंट थ्योरी यूज करी, क्योंकि हम tan फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा से पहले हम निकालते थे फाई, लेकिन हमारे पास वहां आर नहीं था, क्योंकि हमारे पास टीसी नहीं था, चिप थिकनेस नहीं थी, इसलिए हम मर्चेंट थ्योरी का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। तो फाई की वैल्यू हमको मिल गई, और फाई की वैल्यू उसने पूछी थी। आधा क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब कटिंग एंड थ्रस्ट फोर्स आपको पूछना है, तो बेटा उसके लिए तो आपको आर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, आर निकालना पड़ता है, रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। और रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास थीटा होना चाहिए, आपके पास फाई होना चाहिए, आपके पास अल्फा होना चाहिए, वो सारे आपके पास हैं, लेकिन आपको एफएस भी होना चाहिए, है ना। एफएस की वैल्यू भी निकाली थी ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। अरे देखो जरा यहाँ पे, देखो जरा यहाँ पे, हमने एफएस निकाला था ना पहले। एफएस का फॉर्मूला होता है टाउ एस बीटी अपॉन साइन फाई। जब एफएस मिल जाएगा तो आपको आर मिल जाएगा। तो यहां से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया जो पहले वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलो तो मैं लिखूंगा यहां से एफएस की वैल्यू कितनी होगी, एफएस होगा मेरा टाउ एस इंटू बीटी अपॉन साइन फाई। बहुत बढ़िया। टाउ एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 385 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है दैट इज 1.75, और टी की वैल्यू कितनी है 0.25 अपॉन साइन फाई। साइन फाई, फाई की वैल्यू कितनी है 37.26। तो सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से मिल रहा होगा एफएस की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी 385 इंटू 1.75 इंटू 0.25 अपॉन साइन 37.26। 278 आ रहा है, 278.21 न्यूटन। चेक कर ले एक बार, एफएस की वैल्यू कितनी है 278.21, एग्जैक्टली सेम आ रही है। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। एफएस इज इक्वल टू कितना, एफएस इज इक्वल टू आर कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, है ना। आर इज इक्वल टू, सॉरी, एफएस इज इक्वल टू आर कॉस कितना
आर कॉस बीटा 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा होगा ना, 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, वेरी गुड वेरी गुड, 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो वैल्यू पुट करेंगे, एफ एस की वैल्यू कितनी है 278.21 इज इक्वल टू आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी यहां से, क्योंकि 5 की वैल्यू हमको पता है 37.26 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 27.47, वेरी नाइस, माइनस अल्फा की वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 12 डिग्री, तो मेरे को यहां से आर की वैल्यू मिल जाएगी, और कितना आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी फीड कर रखी है, डिवाइड करेंगे कॉस और ब्रैकेट में लिखेंगे 37.26 प्लस 27.47 माइनस के 12, सो दैट इज कमिंग आउट 459.42 न्यूटन। तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू मिल गई आपको, किसकी वैल्यू मिल गई आपको, ये रिजल्टेंट की वैल्यू मिल चुकी है, किसकी वैल्यू मिल गई बेटा, रिजल्टेंट की वैल्यू मिल गई। क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया एफसी और एफटी, है ना, एफसी और एफटी पूछा गया है, तो भैया एफसी और एफटी का फॉर्मूला तो आपके पास है ना, ये रहे, ये या तो याद कर लो या मर्चेंट सर्किल टाइप, भाई एक या तो ये याद कर लो, रफ बना लेना, वहां से आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे, या फिर इनको याद कर सकते हो तो कर लो। एफसी का फॉर्मूला ये रहा, एफटी का फॉर्मूला ये रहा, दोनों को फॉर्मूला का यूज करो, काम हो जाएगा आपका। तो बताओ एफसी कितना है, आर कॉस बीटा माइनस अल्फा, एफसी कितना है, आर कॉस बीटा माइनस अल्फा, आर कॉस बीटा माइनस अल्फा, आर कॉस, एफसी है आर कॉस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 459.42 इंटू कॉस बीटा, बीटा कितना था, बीटा था 27.247 माइनस के अल्फा की वैल्यू कितनी थी, दैट वाज 12, तो एफ सी की वैल्यू आ जाएगी, ऑलरेडी आर की वैल्यू फीड है मेरे कैलकुलेटर में, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 27.47 minus 12, so that is coming out 442.77 न्यूटन। ठीक है, अरे ठीक है, यस और नो, जब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी समय नहीं लगेगा, मैं तो आपको हर एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे अकेले को क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आई विल टेक 2 or 3 minutes टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन, ऐसे ही आप भी करने लग जाओगे, ठीक है ना, एग्जाम में आपको एक्सप्लेन थोड़ी ना करना है किसी को, आपको तो सॉल्व करना है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएंगे। तो मेरे को एफसी की वैल्यू मिल गई, इनकी भी इतनी आ रही है 442 और मेरा भी इतना ही आ रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एफटी पूछ रहा है, और एफटी होता है आपका आर साइन, यहां कॉस था यहां साइन आ जाएगा बस, आर साइन बीटा माइनस अल्फा, आर की वैल्यू कितनी है 459.42 into sine beta, that was beta 27.47 minus alpha 12, सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको ft की वैल्यू मिलेगी, सो 459.42 into sine 27.47 minus 12, तो 122 आ रहा है, 122.54 न्यूटन, वेरी नाइस। तो ये इस तरह से हमने क्या करा, एफसी और एफटी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। ओके, बताइए कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज तो आपको बता दिया कौन सी चीज कहां से आ रही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। भाई कटिंग वेलोसिटी v की वैल्यू दे रखी थी, हालांकि इसका यूज नहीं हुआ, हालांकि इसका यूज कहीं भी नहीं हुआ, लेकिन अगर पावर पूछ लेता वो कटिंग पावर तो इसका यूज करते, इसका यूज करते, कटिंग फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है कटिंग पावर। इसी के अंदर अगर मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे बना दूं तो बताओ पावर कितना होगा, तो पावर जो है वो हो जाएगा आपका दैट इज एफ सी इंटू वी। कटिंग फोर्स कितना है, कटिंग फोर्स है आपका 442.77 और कटिंग वेलोसिटी कितनी रखी है 195। ये मीटर पर मिनट में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका वॉट में, किस में आ जाएगा, वॉट में आ जाएगा। फिर जो वैल्यू आएगी उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका किलोवाट में। अब हो सकता है कि आपसे पावर पूछ ले इसी के अंदर, तो पावर भी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपको वी दिया हुआ था, अल्फा दिया था, आपको बी वाला दिया था, टी की वैल्यू दे रखी, म्यू की वैल्यू दे रखी, टाउ एस की वैल्यू दे रखी, आपसे पूछा गया फाई बताओ, एफ सी बताओ, एफ टी बताओ, कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स आपसे पूछा गया। तो टेन बीटा इक्वल टू म्यू होता है, तो यहां से आपने बीटा की वैल्यू निकाल ली। मर्चेंट थ्योरी आपने यूज करी, मर्चेंट थ्योरी आपने यूज करी। मैं चाहूं तो लिख देता हूं यहाँ पे, है ना भाई, आपने मर्चेंट थ्योरी भी आपने यहां पर क्या करी है, इस्तेमाल की है। तो यहां से आपको 5 मिल गया, तो 5 पूछा गया था आपसे, तो आंसर आ गया आपका 5। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस थ्योरी को, ये जो मर्चेंट थ्योरी है, इस थ्योरी को आप कब लगाएंगे, इस थ्योरी को आप तभी लगाएंगे जब आपका tan phi वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल ना हो। इसके बाद हमने क्या करते हैं, हमने शेयर फोर्स निकाल लिया टाउ एस बीटी अपॉन साइन फाई। तो हमने शेयर फोर्स निकालने के बाद यहां पर शेयर फोर्स होता है आर कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा, तो हमने आर की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू निकाल ली तो हमको एफ सी और एफ टी के फॉर्मूले पहले से पता है, हमारे आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं हम लोग, अब हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, यस और नो। कह रहा है इन ऑर्थोगोनल कटिंग एक्सपेरिमेंट हाई स्पीड स्टील टूल बना हुआ है आपका, और सिग्नेचर, भैया ये सिग्नेचर मैंने आपको बता रखा है, टूल सिग्नेचर क्या होता है। ये दो सिस्टम होते हैं, उनमें से एक होता है ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम ORS, है ना। यहां पे देखो, तो आपको ये पता होना चाहिए जो ऑर्थोगोनल ORS सिस्टम है, रैक एंगल कहां पे आता है, रैक एंगल यहां पे आता है। अरे यस और नो, ये देखो जरा, एक सिस्टम मैंने ये बताया सिग्नेचर, एक दूसरा ये बताया था, ORS की बात हो रही है, तो अल्फा कहां पे आता है, दूसरी पोजीशन पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। तो अल्फा कहां पे आता है बेटा, ये अल्फा है, और इस अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहां से आपको पता लग जाएगा। दूसरे नंबर पर 10 है ना, तो ये देखो दूसरे नंबर पर 10 है, इसका मतलब दूसरे नंबर पर अल्फा आता है, तो अल्फा की वैल्यू वहां पर दे रखी 10 डिग्री, है ना। तो ये आपका रैक एंगल होता है ना, दिस इज योर रैक एंगल अल्फा दूसरे नंबर पे। तो उसने अल्फा डायरेक्ट नहीं दिया, यहां पे उसने अल्फा बेटा डायरेक्ट नहीं दिया है, अल्फा डायरेक्ट नहीं दिया, दिस इज दी अल्फा, अल्फा डायरेक्ट नहीं दिया है। तो इसका मतलब हमको ORS सिस्टम में पता होना चाहिए अल्फा दूसरे नंबर पे आता है, तो अल्फा इज इक्वल टू 10। अगर वो सिस्टम किसी को नहीं पता होगा तो वो अल्फा पता ही नहीं कर पाएगा, और अल्फा का नहीं पता लगेगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। आगे क्या कह रहा है, विड्थ ऑफ कट आपको W दिया हुआ है, बोले तो B आपको दिया हुआ है, और वो कितना है, दैट इज 3.6 mm आपको दिया हुआ है। वेरी गुड। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कपीस मटेरियल यानी कि टाउ एस की वैल्यू आपको दे रखी है, टाउ एस कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज 460। अभी तो दो न्यूमेरिकल आपको ऐसे कराऊंगा मैं जहां पर स्पेशल केस होगा, अल्फा की वैल्यू 0 होगी, और धड़ाक से आप आंसर करेंगे अगर कॉन्सेप्ट पता होगा। दैट इज 460 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आज का लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्थ ऑफ कट भी दे रखा है, अरे डेप्थ ऑफ कट जो है वो अनकट चिप थिकनेस के बराबर होगा, ऑर्थोगोनल कटिंग की बात हो रही है, ये मैं हम पहले कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो डेप्थ ऑफ कट अनकट चिप थिकनेस के बराबर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0.25 mm। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है 0.7, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.7। ओके, क्या पूछ रहा है आपसे बेटा, What he is asking और she is asking, पता नहीं पेपर बनाने में जिसने क्वेश्चन बनाया होगा वो she है कि he है। तो पूछ रहा है he और she is asking shear plane angle, बोले तो फाई की वैल्यू पूछ रहा है, हर बार पूछता है फाई की वैल्यू। मिनिमम कटिंग फोर्स, मिनिमम कटिंग फोर्स के लिए शेयर प्लेन, अरे यार मर्चेंट थ्योरी लगानी पड़ेगी यहां पर, वो मिनिमम एनर्जी मिनिमम पावर पर काम करती है। तो फाई की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, और क्या पूछ रहा है आपसे, मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट एट द कटिंग स्पीड ऑफ 150 मीटर पर मिनट। बहुत बढ़िया, पावर पूछ ली, देखो इस बार इसने पावर पूछ ली है, कितनी होगी, इफ कटिंग वेलोसिटी v इज गिवन। अरे v गिवन है, जैसे क्वेश्चन में लास्ट टाइम क्वेश्चन में v की वैल्यू दे रखी थी, v की वैल्यू दे रखी थी लास्ट टाइम, v की वैल्यू दे रखी थी लास्ट टाइम, लेकिन उसका कोई यूज नहीं हुआ, और इस बार दे रखी है v की वैल्यू 150 मीटर पर मिनट, और इस बार इसका यूज आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका यूज आपको देखने के लिए मिलने वाला है इस बार। ठीक है, सॉल्व करें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फाई पूछ रहा है, तो उसके लिए तो फॉर्मूला आपके पास है कि 2 फाई। अब जब मर्चेंट थ्योरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, पहले बीटा चाहिए होगा, तो पहले बीटा निकाल लेते हैं। तो 10 बीटा, ओहो व्हाइट से व्हाइट मैच हो रहा है, तो लेट मी चेंज द कलर। बताना जरा, ओहो ये भी गायब हो गया क्या, चलो। तो 10
बीटा इज इक्वल टू होता है म्यू, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.7, तो बेटा यहां से मुझे बीटा मिल जाएगा यहां से। तो बताओ बेटा बीटा कितना आया, है ना, कितना आ रहा है बीटा की वैल्यू। तो शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे और 0.7 लिखेंगे तो आपको बीटा की वैल्यू मिलेगी 35 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 35 डिग्री। अब उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे मर्चेंट थ्योरी, क्योंकि आपको चिप थिकनेस नहीं दे रखी है, आपको चिप थिकनेस रेशियो नहीं पता है, आपको 10-5 वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तो मर्चेंट थ्योरी लगाओ, और वो मिनिमम पावर मिनिमम एनर्जी पे काम करती है। तो क्या होगा फॉर्मूला, तो 2 प्लस कितना था, मैं तो भूल गया इस फॉर्मूले को, यहां से देख लेते हैं, अभी तो यूज किया था हमने, क्योंकि मैंने रटे नहीं फॉर्मूले। 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा, 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा, 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा है ना, माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, क्योंकि बीटा की वैल्यू 35 आ गई है, अल्फा की वैल्यू 10 दे रखी थी, इक्वल टू 90 के बराबर होता है। तो बेटा आप मुझे बताओ कि 5 कितना आ रहा है, खुद से सॉल्व करना, खुद से। 10 उधर जाके ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 10 माइनस के 35 अपॉन 2, दैट इज कमिंग आउट 32.5 डिग्री। ओहो, तो पहला आंसर आ चुका है। अरे पहला आंसर आ चुका है कि आपके पास, यस, अरे पहला आंसर आ चुका है, क्लियर एंगल आपसे पूछा गया था, तो दैट इज 32.5। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, इनका कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकेंड भाई चेक कर लें, आंसर भी तो सही होना चाहिए। 32.5 आ रहा है, 32.5 आ रहा है। तो अब मुझे करना है क्या, एक आंसर तो आ चुका है, ये आ चुका है आपका शेयर एंगल, फाइव की वैल्यू पूछ रहा था, ये आंसर आ चुका है। अरे 5, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ मिनिमम पावर रिक्वायर्ड एट द कटिंग स्पीड, तो मिनिमम पावर, अरे पावर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, अभी पावर होता है एफ सी इंटू वी, बोले तो कटिंग फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो दे रखी है, लेकिन एफ सी फोर्स निकालना पड़ेगा, और एफ सी निकालने के लिए रिजल्टेंट आर चाहिए होता है, यस और नो, और आर निकालने के लिए एफ एस चाहिए होता है, तो पहले एफ एस निकालना पड़ेगा ना, तो पहले आपको एफ एस निकालना पड़ेगा। अरे एफ एस से आर निकलता है, आर से सारी चीजें निकल जाती हैं, अरे क्योंकि आर की टर्म्स में तो सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आर की टर्म में तो सब कुछ लिखा हुआ है। एन देखो, ये एफ एन एफ सी एफ टी एफ एस एफ एन, सब में आर चाहिए, तो आर निकालो तो एफ से निकल जाएगा। आर निकालने के लिए पहले एफ एस निकालो, तो चलो एफ एस निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ लेक्चर खत्म हो रहा है अभी तो स्पेशल केस बचे हुए हैं। चलो एफ एस कितना होता है आपका, दैट इज टाउ एस, अरे अब तो मुझे भी कुछ फॉर्मूले याद होने लग गए, एफ एस बी टी अपॉन साइन पाई, ओके चलिएगा। तो टाउ एस की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, टाउ एस इज 460, तो 460 रखेंगे, इनटू बी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज बी, दैट इज 3.6, और टी की वैल्यू कितनी है 0.25 अपॉन साइन फाइव की वैल्यू कितनी आई 32.5, तो मुझे यहां से एफ एस की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ रहा है 460 इंटू 3.6 इंटू 0.25 अपॉन साइन 32.5, दैट इज कमिंग आउट 770.52, कितना ही आ रहा है कि आपका भाई 770.52 न्यूटन। अब मेरे को यहां से मिल जाएगा, इनका देख लें कितना था, इनका एफ एस था बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, और इनकी एफ एस की वैल्यू 770, एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, सो अब आपके पास जो एफ एस होता है दैट इज इक्वल टू आर कॉस फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा होता है। एफ एस की वैल्यू आपकी आ गई 770.52 इक्वल टू आर, यहां से मिल जाएगा आपको, आर यहां से आपको मिल जाएगा, क्योंकि बाकी चीजें आपके पास हैं। फाइव की वैल्यू कितनी आई 32.5 प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 35 और अल्फा की वैल्यू 10 थी, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा आर। इसमें कुछ नया नहीं था, जो पहले का जो क्वेश्चन था उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस
क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डिफरेंस है कि यहां पर अल्फा आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, यहां पर आपको ओआरएस सिस्टम दिया हुआ था, ओआरएस सिस्टम आपको दिया हुआ था, तो यहां से आपको अल्फा पता करना था। दैट इज ओनली द डिफरेंट थिंग, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, तो चलो बताओ यहां से आर कितना आ जाएगा, ये वैल्यू फीड है cos 32.5 प्लस 35 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 1434.1 न्यूटन। रिजल्टेंट आ गया मेरे पास ये रिजल्टेंट आ गया आर, तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहां से एफ सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एफ सी। इनका भी कितना आ रहा है? 1 2, ओहो एक सेकेंड, रिजल्टेंट कितना आ रहा है इनका? रिजल्टेंट आ रहा है 1434। हाँ ठीक तो है, 1434। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ अब आपको क्या चाहिए? कटिंग फोर्स चाहिए, कटिंग फोर्स, क्योंकि पावर क्या होता है आपका? पावर होता है आपका कटिंग फोर्स इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज गिवन। आपको कटिंग फोर्स चाहिए, कटिंग फोर्स कितना होता है? आर कॉस बीटा माइनस अल्फा, आर कॉस बीटा माइनस अल्फा, आर कॉस बीटा माइनस अल्फा। आर देखो कटिंग फोर्स कितना होता है? आर कॉस बीटा माइनस अल्फा। रिजल्टेंट कितना आ रहा है आपका? 1434.1 कॉस बीटा 35 माइनस अल्फा 10, तो यहां से आपको मिल जाएगा एफ सी की वैल्यू। तो आर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटर के अंदर है, मल्टीप्लाई करेंगे cos 35 minus 10, that is 25, so it is coming out 12,997 न्यूटन। तो मेरे को एफ सी की वैल्यू मिल गई, इनका भी इतना ही आ रहा है, तो 12,997 एफ सी। अब हमको चाहिए क्या? पावर, कटिंग पावर चाहिए। कटिंग पावर होता है आपका कटिंग फोर्स इंटू कटिंग वेलोसिटी, तो 1299.7 इंटू कटिंग वेलोसिटी इज गिवन। कटिंग वेलोसिटी तो दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर 150 मीटर पर मिनट, तो 150 मीटर पर मिनट 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा वॉट में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, डिवाइड करेंगे 60 से, सो दैट इज कमिंग आउट 3249 वॉट। लेकिन अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपका, मैं पहले लिख देता हूं दिस इज 3249.25, ये आ गया वॉट में। 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 3.24 या 3.25 हो जाएगा, 3.25 किलोवाट। दैट इज योर आंसर, दिस इज द पावर एंड दिस इज योर आंसर। बताइए भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेरे साथ साथ, समझने का प्रयास किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। यस और नो? कॉन्फिडेंस तो बढ़ा होगा। आगे बढ़ सकते हैं, चलिएगा। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, और एक और क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़ा सा ये केस समझ लेते हैं, स्पेशल केस। देखो बहुत ध्यान से स्पेशल केस, इफ अल्फा इक्वल टू 0, अभी तक कुछ ना कुछ अल्फा की वैल्यू दे रखी थी, यहां पे अल्फा की वैल्यू आ रही थी, अब अल्फा जो है वो 0 हो चुका है। जैसे ही अल्फा 0 होगा बेटा तो एक स्पेशल केस बनेगा, इसको बोल दीजिए पॉइंट ए बी सी एंड डी। अगर अल्फा 0 हो जाएगा तो एफ की वैल्यू एफ टी के बराबर हो जाएगी, एफ सी की वैल्यू एन के बराबर हो जाएगी। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जो आपका एफ है, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल। अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तब, अगर अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, क्वेश्चन आपका शॉर्ट हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल देकर के समझाऊंगा, एक और क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। अल्फा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर एकदम। ये जो टूल था वो ऐसे खड़ा हो गया पूरा, और यहां पर ये एफ है, एफ टी के बराबर हो जाएगा, एफ टी के बराबर। अरे जब रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल में तो आमने सामने की साइड क्या होती है? अरे बराबर होती है कि नहीं? तो ये क्या होगा आपका? ये कुछ ऐसा बन रहा होगा। अरे यार, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? एफ है,
ये आपका एफ टी है, तो एफ और एफ टी बराबर हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये एफ सी है आपका और ये क्या है आपका एन है, तो एफ सी और एन क्या होंगे आपके बराबर हो जाएंगे। अरे यस और नो, यस और नो, यस 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 यस। तो एफ सी जो है वो एन के बराबर होगा, एफ एफ टी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पेशल केस। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ कि म्यू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 10 बीटा दैट इज इक्वल टू एफ बाई एन, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एफ को, भाई एफ क्या है आपका एफ टी है, एफ को मैं एफ टी लिख सकता हूं और एन को मैं एफ सी लिख सकता हूं। यही तो मतलब हुआ इसका, यही तो मतलब हुआ इसका। अगर अल्फा जीरो है तब ऐसा लिख सकता हूं मैं, अगर अल्फा जीरो है तब, अल्फा अगर जीरो है तब, ठीक है ना, कि एफ एफ टी के बराबर हो जाएगा, एन एफ सी के बराबर हो जाएगा। अल्फा जीरो है, एक बार मैं आपको फील करा देता हूं, थोड़ा सा मैं फील करा देता हूं कि जो रिलेशन मैंने आपको दिए थे, मैंने क्या बोला आपको कि अगर अल्फा जीरो है, अगर अल्फा जीरो है तो आप देखो जो एफ है क्या वो एफ टी के बराबर आ रहा है। अरे जब अल्फा जीरो होगा, लिख देता हूं यहां पे, इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो वन होता है, तो एफ की जो वैल्यू आएगी, एफ की वैल्यू एफ टी के बराबर आएगी। और यहां पे इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, तो बेटा यहां पे ये जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो जीरो कॉस जीरो जीरो, तो यहां पर आप देख सकते हैं एन की जो वैल्यू है वो एफ की एफ सी के बराबर है। यही तो मैं बोल रहा हूं कि एफ की वैल्यू किसके बराबर है, एफ टी के बराबर है। एफ की वैल्यू किसके बराबर है, एफ टी के बराबर है ना, यही तो रिजल्ट है। एफ की वैल्यू किसके बराबर है, एफ टी के बराबर है। तो क्वेश्चन आपका कितना आसान हो जाएगा, चाहे तो आप उस रिलेशन से यूज कर लो चाहे यहां से। ठीक है, नेक्स्ट एक और स्पेशल केस है इसमें, केस नंबर 2, अल्फा तो जीरो है लेकिन म्यू की वैल्यू 1 है। अगर ऐसा हुआ तो बनेगा रेक्टेंगल, तो बनेगा क्या, रेक्टेंगल। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी जो सॉरी स्क्वायर बनेगा, इस बार पहले रेक्टेंगल बना था, ए बी सी, बोले तो एफ एन एफ टी और एफ सी मिलकर क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे इस बार, स्क्वायर बनाएंगे, और ये सारी वैल्यू बराबर हो जाएंगी, एफ एन एफ सी एफ टी सब बराबर हो जाएगा। ये क्या था आपका एफ, ये क्या था आपका एफ टी, ये था आपका एफ सी और ये था आपका एन, सब बराबर हो जाएंगे, एक स्क्वायर बन जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू जीरो हुई और म्यू की वैल्यू 1 हुई तब, लेकिन म्यू की वैल्यू 1 कहां हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन अगर है तो ऐसा कुछ बन रहा होगा। आगे चलते हैं और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लेक्चर को फिनिश करते हैं। कह रहा ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विद अल्फा रेक एंगल, देखो बोल दिया ना अल्फा रेक एंगल, अल्फा जो रेक एंगल है दैट इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो है। क्वेश्चन आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा अगर अल्फा जीरो है। अल्फा की वैल्यू ठीक है जीरो ले ली, ओके। इज यूज्ड इन एन ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस एट अ कटिंग स्पीड ऑफ 180 मीटर पर मिनट। कटिंग स्पीड आपको दे रखी है दैट इज 180 मीटर पर मिनट, ओके, कोई बात नहीं दे रखी है। द थ्रस्ट फोर्स इज 490, अरे थ्रस्ट फोर्स बोले तो एफ टी की वैल्यू दे रखी है आपको 490, क्या न्यूटन में है, यस दैट इज इन न्यूटन। आगे बोल रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टूल एंड चिप इज 0.7, म्यू की वैल्यू 0.7 दे रखी है। ओहो हो बहुत बढ़िया। डिटरमाइन द पावर कंजम्पशन इन किलोवाट, अरे वाट में निकालो या किलोवाट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1000 से तो डिवाइड करना होता है। तो आपसे पूछा गया बेटा कि पावर बताओ कितनी होगी, तो देखो जरा बहुत ही ध्यान से, मैंने क्या बोला आपको, अगर रेक एंगल कितना है बेटा, जीरो है, कितना है, जीरो, जीरो है जीरो, तो म्यू कितना होगा, म्यू होता है दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, यस और नो, म्यू कितना होता है दैट इज एफ अपॉन एन। लेकिन अगर अल्फा जीरो है तो क्या एफ एफ टी के बराबर हो जाएगा, यहां पर दिखाया मैंने आपको अभी रेक्टेंगल, तो एफ एफ टी के बराबर हो जाएगा और एन एफ सी के बराबर हो जाएगा। तो एफ टी अपॉन एफ सी लिखा जा सकता है क्या, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको एफ टी अपॉन एफ सी, बोलो बोलो यस और नो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एफ सी चाहिए, क्योंकि आपको पावर चाहिए, और पावर क्या होती है, अरे यार पावर क्या होती है, पावर का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, पावर क्या होती है, व्हाट इज पावर, पावर बोले तो P एंड दैट इज इक्वल टू एफ सी इंटू कटिंग वेलोसिटी। कटिंग वेलोसिटी तो तेरे को दे रखी है, अरे कटिंग वेलोसिटी दे रखी है तेरे को, कटिंग फोर्स चाहिए, तो कटिंग फोर्स तो यहां से मिल जाएगा अब तुझे,
कटिंग फोर्स यहां से मिल जाएगा क्योंकि म्यू की वैल्यू 0.7 आपको दे रखी है और एफ टी की वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 490। तो बेटा तेरे को यहां से एफ सी मिल जाएगा और एफ सी कितना आएगा, 490 को 0.7 से डिवाइड कर, 490 को 0.7 से डिवाइड कर, एरर आ रही है, सिंटेक्स एरर, क्या बात है, 490 अपॉन 0.7, 700 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 700 न्यूटन। तो यहां से क्या तेरे को पावर मिल जाएगी, यस मिल जाएगी। एफ सी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 700 न्यूटन और वी की वैल्यू कितनी है बेटा, 180 मीटर पर मिनट है। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको आंसर वॉट में। तो 700 इंटू 180 बाई 60, ओके, दैट इज 2100 वॉट। आंसर आएगा आपका वॉट में। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 किलोवाट आ जाएगा आपकी पावर। आपसे पूछी गई थी पावर कितनी होगी, तो इस तरह से आपने पावर कैलकुलेट करके बता दी। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि भाई अगर रैक एंगल 0 होगा तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, एफ की वैल्यू एफ टी के बराबर होगी, एन की वैल्यू एफ सी के बराबर होगी। एफ टी की वैल्यू दे रखी है तो एफ सी की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, तो आपको यहां से पावर मिल जाएगी, दैट इज एफ सी इंटू वी। कटिंग फोर्स इंटू कटिंग वेलोसिटी क्या होता है आपका, दैट इज दी पावर। सो 2.1 आपको यहां से किलोवाट में पावर मिल चुकी है। कितनी पावर मिल चुकी है, 2.1 किलोवाट पावर मिल चुकी है। क्या और भी कोई क्वेश्चन है, यस और भी कोई क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन को, और सेशन को फिर एंड करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन एन ऑर्थोगोनल कटिंग टेस्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड। कटिंग फोर्स दिया हुआ है आपको, बोले तो कटिंग फोर्स का मतलब आपको एफ सी की वैल्यू दे रखी है, थ्रस्ट फोर्स बोले तो आपको एफ टी की वैल्यू दे रखी है, ओहो अल्फा की वैल्यू 0, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन और आसान कर दिया। कटिंग स्पीड, अरे आपको दे रखा है v की वैल्यू दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ओके बहुत बढ़िया। डेप्थ ऑफ कट आपको दिया हुआ है d की वैल्यू, और d की वैल्यू t के बराबर होती है अगर ऑर्थोगोनल कटिंग है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 0.8 mm। चिप की जो थिकनेस है वो दे रखी है आपको, बोले तो टीसी की वैल्यू दे रखी है कितनी है टीसी थिकनेस, 1.5 mm। डिटरमाइन द फ्रिक्शन एंगल, क्या पूछ रहा आपसे, टू डिटरमाइन, लिख देते हैं भाई, टू डिटरमाइन, उन्होंने बहुत प्यार से पूछा है, टू डिटरमाइन क्या पूछा है, फ्रिक्शन एंगल पूछा है, बीटा की वैल्यू पूछी है ड्यूरिंग मशीनिंग, एंड चिप की स्पीड आपसे पूछी गई है। दूसरे पार्ट में इन्होंने बहुत खतरनाक चीज पूछ ली है, आप बहुत आसानी से आंसर इसका कर सकते हो, दैट इज चिप की वेलोसिटी वीसी। अरे क्योंकि वेलोसिटीज के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूं ना आपको प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है बेटा, जो चिप थिकनेस रेशियो होता है, क्या होता है, चिप थिकनेस रेशियो जो आर होता है, ध्यान देना, दैट इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी। अरे इस फॉर्मूले को हम न जाने कितनी बार पहले यूज कर चुके हैं, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.8, ओके। एंड अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, टी अपॉन टी सी ये क्या होता है, ये रेशियो वीसी अपॉन वी के बराबर भी आता है। अरे जब मैंने आपको चिप थिकनेस रेशियो पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि T अपॉन टी सी इज इक्वल टू एल सी अपॉन एल इक्वल टू वी सी अपॉन वी होता है, ठीक है। तो VC क्या है, यहां पर चिप की वेलोसिटी होती है। अरे VC से हम चिप की वेलोसिटी लिखते हैं और V से हम कटिंग वेलोसिटी लिखते हैं। तो बता सकते हैं आप यहां पर, बताओ T की वैल्यू कितनी है, 0.8 है, ओके। बताओ यहां पर TC की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। बताओ चिप की वेलोसिटी दे रखी है क्या, अरे चिप की वेलोसिटी तो देने रखी, पूछ रहा है आपसे, लेकिन कटिंग वेलोसिटी दे रखी है v की वैल्यू, तो चिप की वेलोसिटी यहां से मिल जाएगी। अगर आपको कटिंग वेलोसिटी पता है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से vc की वैल्यू है बोले तो चिप की वेलोसिटी आपको पता लग जाएगी, एंड दैट इज कमिंग आउट 0.8 अपॉन 1.5, दैट इज कमिंग आउट 0.53 मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, क्योंकि कटिंग वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में आपको दे रखा है। ओहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चिप की वेलोसिटी निकाल दी हमने पहले चिप की वेलोसिटी निकाल दी। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अब इसका जो फ्रिक्शन एंगल है, कौन सा एंगल है, फ्रिक्शन एंगल है, ठीक है। फ्रिक्शन एंगल भी तो पूछा गया आपसे, यस और नो। तो फ्रिक्शन एंगल निकालने के लिए म्यू होता है आपका, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, यस और नो।
क्या म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है? नहीं दे रखी। दैट इज इक्वल टू 10 बीटा। यही होता है ना। आपको चाहिए क्या? फ्रिक्शन एंगल बीटा की वैल्यू पता करनी है। लेकिन आप ये तो जानते हैं कि अगर अल्फा की वैल्यू 0 है, अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो एफ एफ टी हो जाता है और एफ सी एन हो जाता है। मतलब एन एफ कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका एफ टी, नीचे हो जाएगा आपका एफ सी। बोलो यस और नो। अरे यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज इक्वल टू 10 बीटा। क्या आपको एफ सी और एफ टी की वैल्यू दे रखी है? हाँ जी दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। दैट इज इक्वल टू 10 बीटा। वैल्यू पुट करो। एफ टी कितना है? 500 और एफ सी कितना है? 1200। दैट इज इक्वल टू 10 बीटा। तो यहां से क्या आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 500 अपॉन 1200, शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे, दैट इज 22.62 डिग्री। क्या आपको आंसर मिला? तो क्या आपको मजा आया? अगर आपको अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर आपको अल्फा की वैल्यू 0 दे रखी है तो आपका क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। ये सभी क्वेश्चन जो है आज जो मैंने शुरुआत के जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कराए थे, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो नेगेटिव क्वेश्चन थे उसमें से 2 आए हुए, और बाकी जो सारे कॉन्सेप्ट, अब मैंने इतने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। अब इसमें से हो सकता है कि आपको एफएन की वैल्यू पूछ ले, आपसे कुछ और पूछ ले, सारे फोर्सेस के फॉर्मूले आपको पता है। तो ये वाली जो स्लाइड्स है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। दिस स्लाइड कहां गई? वो स्लाइड जिस पर हमने मर्चेंट सर्कल डायग्राम बनाया था, क्योंकि हर एक का फॉर्मूला, सारे फोर्स तो यहां पता है, क्या ही पूछेगा आपसे वो, या तो आपसे पूछ लेता बीटा कितना होता है, आपसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे आप, आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछेगा तो आर साइन बीटा लगा लेंगे। आर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इन पूछेगा तो आर कॉस बीटा, एफ से पूछेगा तो आर कॉस बीटा माइनस अल्फा, हर एक एंगल आपको पता है कैसे निकालते हैं हम लोग। एफ टी पूछेगा तो ये फॉर्मूला आज भी यूज किया, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। यहां से हमको शेयर फोर्स का पता लग जाता है, शेयर फोर्स कितना है, शेयर फोर्स से हमको आर पता लग जाता है ना। कुछ भी कोई भी फोर्स आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हो। कटिंग पावर पूछेगा तो एफ सी इंटू बी आप बता सकते हो, 2 बार क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक्स आज के समझ आए होंगे, लेकिन मैंने पहले बोला था कि आज के जो टॉपिक्स हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो न्यूमेरिकल में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए होंगे तो आप वीडियो के कमेंट्स में अपना फीडबैक लिख दीजिएगा। अगर वास्तव में आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स काम के, जो स्टूडेंट्स हैं ना, काम के स्टूडेंट्स, व्यूज नहीं बढ़ाने हैं, इस वीडियो को उनको पहुंचाना है जिनको जरूरत है, उनको भी जरूरत है और हमको भी जरूरत है, ठीक है। तो काम के स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। काम के स्टूडेंट्स बोले तो जो मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल सेकेंड ईयर 4th सेम के स्टूडेंट्स हैं, उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाओ। एप्लीकेशन के बारे में स्टूडेंट्स को बताओ, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी, मोटिवेशन मिलेगा। आप कमेंट जरूर लिख के जाना आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। कहीं इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो भी लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।